तो ऐसे ही इस मोटिवेशनल कोट से हम आज दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो है ले लेते हैं, हमको क्या पढ़ना है वो ले लेते हैं। तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत लेके आया हूँ। उसका पार्ट 2 है। इसके पहले हमने कोहलबर्ग के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली है। कोहलबर्ग कौन थे और कोहलबर्ग जी कैसे वो पियाजे से कैसे जो है वो इंस्पायर हुए और उन्होंने पियाजे जी के नैतिक विकास के सिद्धांत को कैसे उन्होंने फॉलो किया, तो इस सब के बारे में जो है चर्चा हो चुकी है। आज हम उनके आगे के जो चरण हैं, जो उन्होंने चरण जो सुझाए हुए हैं, 3 चरण और उसके बाद एक-एक चरण में 2-2 जो उन्होंने चरण जो स्टेजेस उन्होंने सुझाए हुए हैं, आज हम उसको विस्तार में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जो है वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा वहां हमसे आप जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो बोर्ड सभी को विजिबल है? बोर्ड सभी को विजिबल है? चलिए विजिबल है तो थोड़ा सा हम रिवीजन ले लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमने कल जो है कल हमने इसके पहले कल के लेक्चर के पहले तो हमने पढ़ा हुआ था कोहलबर्ग का थोड़ा सा ब्रीफ। फिर हमने कहा कि पहले पियाजे को पढ़ लेते हैं, पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम पहले तो ये देख लेते हैं कि कल हमने पढ़ा क्या था। तो कल हमने बताया था कि पियाजे जी उन्होंने तीन अवस्थाएं बताई थी। क्या क्या उन्होंने बताई थी कि उन्होंने एक रियलिज्म बताया था, जो है मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वेलिटी और मोरल रिलेटिविज्म। उन्होंने तीन जो है बताए थे, तीन चरण बताए थे। कहा था उन्होंने पहला कि मोरल रियलिज्म, मोरल रियलिज्म नैतिक यथार्थता। फिर उन्होंने कहा था मोरल इक्वेलिटी, मोरल इक्वेलिटी के बारे में बात करी थी। और फिर उन्होंने कहा कि मोरल रिलेटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म, ये तीन की बातें उन्होंने करी थी कि मोरल मोरल मतलब नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। ये इन्होंने तीन के बारे में जो चर्चा करी हुई थी, ये तीनों के बारे में कल हमने बहुत विस्तार में चर्चा कर लिया हुआ था। इसके बारे में मैंने बताया था कि यह जो है वो 4 से 7 7 या 8 वर्ष तक चलती है और ये 7 से लेकर के लगभग 12 वर्ष या 13 वर्ष तक चलती है और यह जो है 12 वर्ष के बाद से आगे तक, 12 वर्ष से आगे तक जो है इस अवस्था को उन्होंने बताया था। किसने? पियाजे जी ने अपने में उन्होंने मेनली कहीं कहीं इसका 2 जिक्र होता है, कहीं कहीं 3 जिक्र होता है। 2 इसलिए होता है कि इस अवस्था को जो है वो लूप मानते हैं, इसको जो है वो लूप मानते हैं। ये वाली अवस्था को जो है वो ढका हुआ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यह ट्रांजिशन पीरियड कहलाती है, यह ट्रांजिशन पीरियड कहलाती है। हालांकि उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाएं बताई हैं, बट कहीं कहीं लोग 2 का ही जिक्र करते हैं। 2 का जिक्र क्यों करते हैं? कि ये जो है ये ट्रांजिशन पीरियड है, ये यहाँ से निकल करके यहाँ तक जाती थी, इसलिए इसको जो है लोग जिक्र नहीं करते हैं। कभी आपके एग्जाम में यह आए कि 2 ही पूछा जाता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे आप पियाजे जी ने तीन अवस्थाएं बताई हुई हैं। उन्होंने अपने बच्चों पर ध्यान करके उनके जो तीन बच्चे जो उनके थे, उन तीनों बच्चों पर उन्होंने ये प्रयोग करके पहले किया। शुरू तो उन्होंने पहले मोरल डेवलपमेंट पर किया, फिर उसके बाद जो आगे जाकर के जब उन्होंने देखा कि इससे बच्चों का संज्ञान का विकास हो रहा है, तो संज्ञान की तरफ आगे बढ़े। तो उन्होंने अपने पुस्तक में अपने पुस्तक में 1932 में उन्होंने जो है इसको इन सभी चीजों को प्रकाशित किया। तो ऐसे ये 3 अवस्थाएं मैंने कल इस पे चर्चा करी हुई थी, बहुत विस्तार में चर्चा करी हुई थी कि इसमें बच्चा जो है वो इसमें बच्चा एक्सटर्नल रूप में जुड़ा होता है, इसमें बच्चा इंटरनल रूप में जुड़ा होता है। इसमें बच्चा बिल्कुल रेसिप्रोकल समझता है कि जितना हम देंगे उतना ही हम लेंगे, यानी लेन देन की भावना, इक्वल की भावना इसमें आती है। तो इसलिए इसको इक्वलिटी की जो है वो दर्जा दिया गया, इसको मोरल इक्वलिटी कहा गया। यहाँ बच्चा सारा कुछ जो है एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है। वाई डिपेंड, यानी समाज जो कहेगा, मम्मी पापा जो कहेंगे वो दंड देंगे, तो दंड के हिसाब से जो है हम अपने नैतिकता का विकास करेंगे। अगर वो पुरस्कार देंगे तो पुरस्कार के हिसाब से अपनी नैतिकता का विकास करेंगे। तो ये सब जो है इसमें बात करेगी, इसी में ईगो सेंट्रिक की बात करेगी। बच्चा जो है वो उसके अंदर में ईगो सेंट्रिक होता है कि अगर उसने मारा तो हम जो है उसको मारना भी चाहिए। यानी अगर किसी बच्चे ने मारा तो हमारा बदला तभी पूरा होगा जब जब आप उसको मारोगे, यानी वो पूरा का पूरा इक्वल होना चाहिए। तो ये यहाँ से इक्वल इक्वल शुरू करके इसमें इक्वल जो है अगाढ़ हो जाता है, इसमें इक्वल अगाढ़ हो जाता है, नहीं परिपूर्ण हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही यह अवस्था क्या कहलाती है? इस अवस्था को लेके जाने वाली कहलाती है। यह अवस्था एक ब्रिज का काम करती है, यह अवस्था एक ब्रिज का काम करती है। यहाँ से इस अवस्था से एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जाया जाता है, यह एक्सटर्नल इसको कहा जाता है। कल इसमें चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा। मैं बस आपका रिवीजन एक बार जो है मैं अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूं, क्योंकि इसी के आधार पे कोहलबर्ग ने भी अपनी थ्योरी का निर्माण किया। इसी के आधार पे 3 चरण उन्होंने भी बताए, जैसे स्टेज जिनके थे वैसे ही स्टेज को कोहलबर्ग ने भी फॉलो किया।
तो ये एक्सटर्नल था और ये इंटरनल था, इसको एक्सटर्नल और इसको इंटरनल कहा गया। तो ये जो है ये ब्रिज का काम करता है। क्या काम करता है? तो ब्रिज का काम करता है। इस ब्रिज को वह ट्रांजिशन के जरिए बच्चा जो है वह बच्चा यहाँ से अपने नैतिकता का विकास एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ लेके जाता है, यानी अब उसकी जो इच्छा कहेगी, जैसा उसको उचित लगेगा, अनुचित लगेगा, उसके हिसाब से वो कार्य करेगा। इसके लिए मैंने बहुत सारे कल जो है वो ढेर सारे एग्जाम्पल बताए थे। तो कल की वीडियो आप अगर आप लोग देख लेंगे, उसमें जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को, तो वह वीडियो पहले पुराना वाला देख लेंगे, तब उनको जो है यह आज का जो लेक्चर है वो उनको समझ में आ जाएगा। और ये मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म के बारे में जो है बिल्कुल अच्छी तरह से विस्तार में उनको समझ में आ जाएगा। तो वह ऑनलाइन पे आप जाएंगे, लाइव पे जाएंगे तो लाइव वाले पे मिल जाएगा, वहां पे रखा हुआ है। उसमें कल लाइव हुआ था, जैसे आज लाइव हो रहा है वैसे कल भी लाइव हुआ था, उसमें आप वहां देख लेंगे। तो अब हम यहाँ से जो है वो सीधे ये इतनी हमने मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म के बारे में हमने जान लिया। तो हम यहाँ से जो है सीधे रुख करेंगे कहाँ पे? कोहलबर्ग की तरफ। कोहलबर्ग की तरफ बात रुख करेंगे, कोहलबर्ग को समझेंगे हम। कोहलबर्ग ने क्या कहा हुआ है, कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में क्या कहा हुआ, उनकी चर्चा करेंगे। तो कोहलबर्ग की चर्चा करेंगे, तो कोहलबर्ग के बारे में उनका थोड़ा विस्तार, मतलब उनका थोड़ा ब्रीफ आपको समझाया हुआ था पहले लेक्चर में जो है मैंने बताया हुआ था। कोहलबर्ग का पहला वाला लेक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने थोड़ा सा चर्चा करी हुई थी, और स्टेज के बारे में भी मैंने एक ही स्थान पे मैंने चारों उनके तीनों स्टेजों को और उनके अंदर में जो दो स्टेज है उनके बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था, वो आप उसको देख सकते हैं। हालांकि मैं आज उसको थोड़ा सा रिवीजन करूंगा, रिवीजन करने के बाद में आगे बढ़ूंगा। चलिए तो आज चलते हैं जो है कोहलबर्ग की तरफ। जिनका पूरा नाम जो है वो लॉरेंस कोहलबर्ग है। जो कोहलबर्ग जी है उनका पूरा नाम है क्या? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग, ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं, इनका जो कार्यकाल था वह क्या था? तो 1927 से लेकर के 1927 से लेकर के 1987 यह इनका कार्यकाल था। इस समय इनका कार्यकाल था। और ये जो है वो पियाजे जी से इंस्पायर्ड थे। जीन पियाजे से इंस्पायर्ड थे। और उनके जो सिद्धांत, जो पियाजे जी ने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया, मतलब उन्होंने आधा अधूरा ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको संज्ञानात्मक विकास पे उनका जो रुचि उनकी वहां पे हो गई। उन्होंने अपने बच्चों पर संज्ञानात्मक विकास के को देखने लगे, और वहीं से फिर वो संज्ञानात्मक विकास का उन्होंने वो जिक्र किया। तो ऐसे ही वो किससे इंस्पायर्ड थे? तो वो पियाजे जी से इंस्पायर्ड थे। ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग पियाजे जी से इंस्पायर्ड थे। पियाजे जी इंस्पायर्ड थे। तो यहाँ पे हम यह समझ सकते हैं कि यह पियाजे से इंस्पायर्ड थे। अब ये पियाजे से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने जो है आगे अपने जो है नैतिक विकास का अध्ययन किया। इनके बारे में मैंने बताया हुआ था कि यह जो है वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। और अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ये क्या कर रहे हो, वहां पे जो है वहां हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, वहां पे वो एक स्कूल में वह काम कर रहे थे, और वहीं से काम करते करते जो है वह उससे पहले उन्होंने पीएचडी करी। पीएचडी करने के बाद उनका जो डिजर्टेशन था उसी के आधार पे इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत पर काम किया। तो 1958 में उनका जो लघु शोध था, उनका लघु शोध डिजर्टेशन, वो प्रकाशित हुआ, मतलब वो अनपब्लिश था। उसी में इन्होंने जिक्र किया। जिक्र करने के बाद फिर वहीं से जो है ये इनकी प्रक्रिया, जो नैतिक विकास की प्रक्रिया, वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। और जो पियाजे जी का जो 1932 में मोरल जजमेंट वाली जो पुस्तक थी, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, उसमें जो ये 1932 में जो पुस्तक छपी हुई थी, उस पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ था नैतिक विकास का सिद्धांत, उस पुस्तक को ध्यान में रखते हुए, उस पुस्तक को लेकर के उससे आधार पे इन्होंने जो है 1958 में नैतिक विकास पर काम किया। और इन्होंने जो 3 चरण बताए थे, जो 3 स्टेज बताए थे, उसी 3 स्टेज के आधार पे 3 स्टेज इन्होंने लिया। 3 स्टेज इन्होंने भी लिया, बट 3 स्टेज के हर एक स्टेज के 2 इन्होंने बना दिए। तो 2 बना करके कुल मिलाकर के 6 स्टेज हो गए। ये 3 स्टेज जो जीन पियाजे जी ने जो 3 स्टेज बनाए थे, वो 3 स्टेज जो मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म, जो 3 सिद्धांत जो है पियाजे जी ने बनाए थे, वैसे ही 3 सिद्धांत इनके भी थे। मतलब 3 चरण इनके भी थे। वो 3 चरणों को इन्होंने एक चरण में 2 चीजों को डिवाइड कर दिया, थोड़ा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने छोटा मोटा अध्ययन नहीं किया, इन्होंने हजारों अध्ययन किए, हजारों जो है इन्होंने लोगों पर प्रयोग किया। और करते थे ये एक छोटा सा, मैंने इस पे कल मतलब इसके पहले मैंने चर्चा कर ली हुई थी। यह करते क्या थे कि यह एक कहानी बनाते थे। उस कहानी में एक कहानी का परिदृश्य होता था। कहानी जो है वो कहानी लोगों को भेजते थे।
कहानी लोगों को भेजते थे, लोगों को सुनाते थे, और सुना करके उसमें से कुछ प्रश्न पूछते थे, और वो प्रश्न होते कैसे थे? वो प्रश्न होते थे मोरल डायलेमा के ऊपर, डायलेमा के ऊपर, यानी नैतिक दुविधा के ऊपर, नैतिक दुविधा के ऊपर जो है ये उनके उनके प्रश्न होते थे। कहानी जैसे मैंने बताया हुआ था हिंज का मैंने बताया हुआ था। तो हिंज क्या करता था, हिंज की जो पत्नी थी, हिंज की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, और वहां पे हिंज को जो है दवाएं नहीं मिल रही थी। तो दवाएं नहीं मिल रही थी, मैंने इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से बताया था, ये एग्जाम्पल मैंने बताया था ये वाला। फिर दूसरा मैंने कोरोना का एग्जाम्पल बताया हुआ था, ये आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। मैं बस एक एक वो कहानी, हिंज की कहानी को बस एक बार रिलेट करके आगे बढ़ूंगा। तो हिंज की कहानी में यहाँ पे वो ऐसे ही हिंज की कहानी के जैसे ढेरों कहानियां, हजारों कहानियां जो है इन्होंने बनाई, और हजारों लोगों पर इन्होंने प्रयोग किया और उनसे सर्वे किया कि देखते हैं कि लोग कहते क्या है। तो हिंज की कहानी में क्या था कि हिंज एक ऐसा यूरोपियन व्यक्ति था, और वह जो है उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, और कैंसर में उसका मतलब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी। तो उस समय पे यह कहा गया कि बच्चे का ये जो वाइफ है उसकी बचेगी कैसे। तो उसको कहीं किसी ने बताया कि पड़ोस में जो है एक इलाके में, वहां पे किसी ने केमिस्ट ने, किसी जो है वह वैद्य ने दवा बना ली है, कैंसर से बचने के लिए दवा बना ली है। तो वह जो है वह दवा के पास, मतलब वहां गया केमिस्ट के पास। तो उसने कहा कि लगभग ये 2000 आसपास की जो है ये दवा, मतलब उसी के आसपास मतलब वो दवा मिलती है। तो वह घर से जो है 2000 रुपए वो दवा के लिए, और प्लस कुछ आने जाने के लिए, लगभग वो 4-5 हजार रुपए, मतलब आज की कंडीशन में, मैं आज की कंडीशन के हिसाब बता रहा हूँ, इतनी जो है वो पैसे लेके गए लगभग एवरेज में। तो जब वो केमिस्ट के पास गया तो केमिस्ट ने कहा कि भाई ये जो है 2000 की नहीं है, अभी तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। जैसे आजकल जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, और जो है वो इसका हमारा जो इंजेक्शन है, जो हमारा टीका है, वैक्सीन है, उसकी डिमांड बढ़ गई है। छोटी छोटी दवाओं का, एक जो है पैरासीटामोल है या दूसरी दवाएं, उन दवाओं का देखिए केमिस्ट के पास कितना भाव बढ़ गया है। तो दवाएं मिल नहीं रही है, क्यों? क्योंकि इतना क्राइसिस है। जो आजकल खाली सर्दी जुकाम की दवाएं इतनी महंगी है। महंगी क्यों है? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड होने की वजह से वह वहां पे भी ऐसी डिमांड, उसकी कैंसर की दवा की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि उससे लोग बच रहे थे। तो वह गया, हिंज जो है वो केमिस्ट के पास गया, और उसने बोला कि भाई हमको ये दवा दे दो। तो दवा, उसने बोला कि भाई ये दवा जो है वो 10,000 रुपए की मिलेगी। तो बोला कि हमारे पास 2,000 रुपए। बोले 2,000 में तो नहीं मिलेगी, जाओ और पैसा लेके आओ। बोलता है कि मेरे पास जो है, और मैं आने जाने के लिए जो खाने खर्चे के लिए जो पैसे लिए हुए थे 2,000 रुपए और है, मैं 4,000 आपको दे देता हूँ, 4,000 ले लो और दे दो मेरे को। तो वह कहता है कि नहीं भाई, 10,000 के नीचे दवा मिलेगी ही नहीं, 10,000 के नीचे दवा नहीं मिलेगी। अब वो क्या कहता है कि या तो लाओ या तो चले जाओ, यहाँ से भागो, जाओ, हम हमारा टाइम ना खराब करो। तो हिंज कहता है कि भाई एक काम करो, इसी में से 4,000 वाली, 4,000 इतना ही दवा दे दो ना, 4,000 40%, 1,000 की दवा है तो उसमें से 40% ही दो, या थोड़ी सी दे दो, ताकि हम अपनी पत्नी को बचा ले, फिर मैं पैसा आएगा तो आधी ले जाऊंगा। बोलता है सीसी में जितनी दवा है या जितना उसका डोज है, वो पूरा का पूरा डोज ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, जितना डोज है वो एक साथ में मिलेगा, उसको हम आधा करके नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा, जाओ लेके आना। अब वहां उसके अंदर दुविधा कि यह तो हमको देने को तैयार नहीं है, देने को तैयार तो करे क्या। तो वहीं पे जो है वो वेट करता है कि वह दुकान अपना बंद करके घर जाए, तो मैं जो है इसका ताला तोड़ करके लेके आऊं। क्योंकि उसके अंदर दुविधा थी कि यहाँ से मैं घर जाऊंगा तो घर से वापस आऊंगा, पता नहीं बीच में जो मेरी पत्नी मर गई, अब मैं यहाँ तक आया हूं तो दवा क्यों ना लेके चलूं, तो बचा लूंगा। चलो वैसे भी जो है पत्नी, मतलब अगर मैं बचा लूंगा तो मेरी पत्नी, अगर मैं दवा लेके जाऊंगा तो मेरी पत्नी बच जाएगी, अगर नहीं होगा क्या होगा, जेल होगी, मैं फिर से छूट जाऊंगा, और बातें बताऊंगा तो मैं छूट जाऊं। तो ये मोरल डायलेमा में नैतिक दुविधा में पड़ा, और नैतिक दुविधा में उसने जो करंट में जो उस सिचुएशन में जो उचित है, उस पर वह निर्णय लेता है कि नहीं, मैं चोरी करके जो है वो ताला तोड़ता है, ताला तोड़ करके दवा लेकर के अपनी पत्नी को देता है। तो ऐसे ही कई सारी, उसी कहानी के आधार पे जो है वह कई सारे प्रश्न, कोहलबर्ग जी कई सारे प्रश्न बनाते हैं कि क्या चोरी करना अच्छी बात है, क्या जो है वो केमिस्ट को इतनी सारी दवाएं, मतलब दवाओं का रेट बढ़ाना उचित है, क्या जो है उसको जो है ताला तोड़ना था, क्या उसको पैसा ला करके देना नहीं था। ऐसे वह मतलब 6-7 प्रश्न, एक कहानी से 6-7 प्रश्न, एक कहानी के माध्यम से 6-7 प्रश्न वह पूछते हैं, 6-7 प्रश्न वो जो है पूछते हैं। पूछने के बाद उसमें देखते हैं कि जो लोगों का जो जवाब आता है, वो लोगों का जवाब अलग अलग उम्र के हिसाब से आता है, अलग अलग उम्र के हिसाब से क्या, तो जो बच्चे छोटी अवस्था के होते हैं, उनका उनका जो है वो परिणाम अलग तरीके से आता है, जो मिडिल वाले होते हैं उनका परिणाम अलग से आता है, और जो उससे ऊपर के होते हैं वो उनका परिणाम अलग से आता है। जैसे यहाँ पे प्री एडोलसेंस वाले,
प्री एडोलसेंस वाले यानी 4 से लेकर के 10 वर्ष वाले, 4 से लेकर के 10 वर्ष उम्र वाले, उनका जो परिणाम कुछ अलग आता है। वहीं जो है अलग उसके ऊपर जो एडोलसेंस वाले बच्चे होते हैं, उनका जो परिणाम अलग आता है। वहीं जो एडोलसेंस के बाद जो एडल्टहुड की तरफ होते हैं, उनका जो परिणाम होता है वह उनका अलग आता है। उनका जो है वह अलग तरीके से सोचते हैं, कहते हैं कि नहीं सही था। तो अब इस आधार पे ये सोचते हैं कि जो परिणाम आया उस परिणाम में मेजोरिटी मेजोरिटी जो इस ग्रुप के लोग हैं वो यही मानते हैं कि दंड देना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, वो उसी हिसाब से सोचते हैं। और इसी के आधार पे ये जो इनका जो ऐसी एक कहानी, ऐसी उन्होंने ढेरों सारी कहानियां लोगों से पूछी और उसमें उन्होंने मेल्स लोगों को जो है वह अपने में इन्वॉल्व किया, मेल लोगों को यानी पुरुष पुरुष कैंडिडेट को वह जो है वह 4 वर्ष की उम्र से लेकर के 4 वर्ष की उम्र से लेकर के 20, 25, 30 वर्ष तक की उम्र के लोगों को उन्होंने शामिल किया। शामिल करने के बाद उनकी मोरल डायलेमास को उन्होंने जांचा। तो चलिए अब बात हम यह समझते हैं कि मोरल डायलेमास होता क्या है। मोरल डायलेमास होता क्या है। अब जो हिंज ने की कहानी के आधार पे और बाकी कहानियों के आधार पे जो मोरल डायलेमास बने, उस मोरल डायलेमास को कहते क्या है, यानी उस नैतिक दुविधा को कहते क्या है। तो ऐसे एक होता है नैतिक दुविधा और एक होती है नैतिक तर्कणा। ये नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा जो है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वह क्या है, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। यहाँ जो नैतिक दुविधा है और इसी नैतिक दुविधा के आधार पर वो नैतिक तर्कणा भी करता है, यानी वह मोरल रीजनिंग भी करता है कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं, इस पर वो चर्चा करता है। तो ये पहले हम दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, यानी मोरल डायलेमास और मोरल रीजनिंग, इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेंगे कि यहाँ पे जो दुविधा आई, यहाँ पे यहीं पर समझ लेते हैं कि नैतिक दुविधा क्या है। तो नैतिक दुविधा क्या है, यहाँ पे जो व्यक्ति ने जो उसके अंदर में ये डायलेमा आया कि करे ना करे, करे ना करे, तो इस करे ना करे के आधार पे उसने तर्क लगाया कि नहीं बचाना जरूरी है, बचाना जरूरी है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी अपनी अवस्थाओं में अपने अपने लेवल के आधार पे कि जहां दंड है, जहां समानता है और जहां जो अपना अधिकार है, उसके आधार पे बच्चे जो है अपना अपना वह जवाब लेते हैं और नैतिक दुविधा को पूरा करते हैं और नैतिक तर्कणा करते हैं। तो चलिए हम एक बार समझ लेते हैं कि नैतिक दुविधा क्या है और नैतिक तर्कणा क्या है, उसके बारे में समझ लेते हैं। मैंने मोरालिटी के बारे में भी कल बताया हुआ था, कल भी बताया हुआ था, परसों बताया था कि मोरालिटी क्या है, यानी नैतिकता क्या है। तो नैतिकता जो समाज द्वारा जो संस्कृति द्वारा जो बनाया गुण वाला गुण है, जो नियम है, वही नियम जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, वही होते हैं क्या, वो होते हैं नैतिक। वह नैतिक जो छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा नैतिक और अनैतिक दोनों हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे को पता नहीं होती। 4 साल से नीचे वाले बच्चे नैतिक और अनैतिक दोनों होते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या नैतिकता क्या अनैतिकता है, तो वह दोनों वाली कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए हम यहां से समझते हैं, बात करते हैं नैतिक दुविधा क्या है और नैतिक तर्कणा क्या है। हम पढ़ रहे हैं कोहल वर्ग को, तो कोहल वर्ग ने जो है वह नैतिक नैतिक दुविधा के आधार पे ही जो है वो अलग अलग चरण बताए। तो सबसे पहले नैतिक दुविधा के बारे में जान लेते हैं, फिर नैतिक तर्कणा के बारे में भी जानेंगे कि नैतिक दुविधा को दूर करने के लिए नैतिक तर्कणा व्यक्ति कैसे करता है। चलिए तो नैतिक दुविधा जानते हैं। नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा जिसको कहते हैं मोरल डायलेमास, मोरल डायलेमास, मोरल डायलेमास। और वहीं जो है एक को कहते हैं क्या, एक को कहते हैं नैतिक तर्कणा। चलिए तो ये आप समझ गए, नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा। तो नैतिक तर्कणा को कहते हैं क्या, नैतिक तर्कणा को कहते हैं मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग। चलिए तो मोरल रीजनिंग और जो है वह, चलिए लिख ही देते हैं, मोरल डायलेमास, और इसको कहते हैं मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग। चलिए तो ये है मोरल रीजनिंग, और एक तरफ है मोरल रीजनिंग और दूसरी तरफ है मोरल डायलेमास, यानी नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया था हिंज का एग्जांपल बताया कि हिंज ने क्या किया। हिंज की जैसे ही अलग बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि सपोज करिए, मैंने आपको उस दिन भी एक एग्जांपल बताया हुआ था। क्या एग्जांपल बताया हुआ था कि मान लीजिए दो बेड पे दो लोग हैं, कोरोना के समय पे बेड पे दो लोग हैं, दो लोग जो है एक ही आईसीयू में बैठे हुए, एक ही आईसीयू में है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये 40 वर्ष का उम्र का है। यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र का है, और यह व्यक्ति जो है 60 वर्ष की उम्र का है। यह 60 वर्ष की उम्र का है, या यह मान लीजिए हम 70 वर्ष की उम्र को मान लेते हैं। 70 वर्ष की उम्र का मान लीजिए, इसको भी कोरोना हुआ है और इसको भी कोरोना हुआ, दोनों को कोरोना हुआ है, और दोनों जो है यहाँ पे लेटे हुए हैं, दोनों जो है यहाँ पे लेटे हुए हैं। यह भी लेटा हुआ है और यह भी लेटा हुआ है, दोनों लेटे हुए, और इसको जो है इसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसको इसके पास ऑक्सीजन है।
इसके पास ऑक्सीजन है और इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ये आया हुआ है और यह जो है अति गंभीर अवस्था में है, यह अति गंभीर अवस्था में है। तो यहाँ पे बात होती है कि एक एक व्यक्ति 40 वर्ष का है और दूसरा व्यक्ति 70 वर्ष का है। अब यहाँ पे कंडीशन है लोगों को कि ये 70 वर्ष का व्यक्ति है, ये तो मतलब जाने वाला है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, यह बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, इसकी स्टेज बिल्कुल 90% की, यानी इसकी बचने की जो संभावना है, यह मतलब बचने की संभावना तो नहीं है, यह मरने की संभावना 90% है, 90% है, यानी 90% की स्टेज पहुंच चुका है। और यह बेचारा यह भी 90% की, यह भी 90% पे है, 90% पे अभी और 90% पे अभी है। जबकि अब इसकी कंडीशन है, अगर हम इसको ऑक्सीजन दे दें, अगर ऑक्सीजन दे देंगे तो यह बच सकता है, इसको बचाने की संभावना रहेगी, यह बचे जाएगा। जबकि अगर इसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो खाली वेंटिलेटर पे ही रहेगा, यह इसका बहुत घटेगा तो 80% आएगा, घट करके 80% या 70% आएगा, जबकि यह बच जाएगा, यह आकर के 40% पे आ सकता है। अगर हम इसको ऑक्सीजन दे दें तो यह घट सकता है। अब यहाँ पे दुविधा ये है, यहाँ पे दुविधा ये है कि इसको दे या इसको दे, जरूरी किसको, ऑक्सीजन एक ही है, किसको दे या इसको दे। यहाँ पे ये निर्णय लेना कि कौन किसको लिए जरूरी है, ये बेचारा इसके पीछे कौन है, 40 वर्ष का व्यक्ति है, इसके पीछे कौन कौन है, इसकी बीवी है, बच्चे हैं, इसके दादा दादी है, इसके मम्मी पापा है, भाई बहन है, पूरा परिवार है। अभी ये इसको जरूरत है, देश को भी जरूरत है, यानी देश के लिए काम कर रहा है तो देश के लिए इसकी भी जरूरत है। तो अभी इसको बचाना है, इसको बचाना है, तो वहां पे निर्णय यह लिया गया, इसने खुद ने निर्णय लिया, जो व्यक्ति है जो वेंटिलेटर पे, इसने खुद ने कहा कि भाई हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि मैं जीता रहूं, ये ऑक्सीजन इसको दे दो, ये ऑक्सीजन इसको दे दो, क्योंकि ये ऑक्सीजन की आवश्यकता इसको है। तो यहाँ पे इसी ऐसी ही तर्कड़ाएं, ऐसे ही जो है जब डायलेमाज आ जाते हैं कि इनको बचाना है, इनको बचाना है, किसको बचाना है। कभी कभी जो है वो डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में ये पूछा जाता है कि भाई दो बच्चे, माँ के गर्भ में बच्चा है, इसका डिलीवरी होने वाला है, तो डिलीवरी में जब हम सिजेरियन करेंगे तो सिजेरियन में या तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा, बताओ किसको बचाना है, किसको बचाना है। तो वहां पे मोरल डायलेमाज होता है कि बच्चा भी जरूरी है, क्योंकि इतने समय से इंतजार करते करते बच्चा जो है हमको प्राप्त हो रहा है, इतने समय से, सालों से इंतजार करते करते हमको एक बच्चा प्राप्त हो रहा है, वही हमारी पत्नी भी हमारे लिए जरूरी है, तो किसको बचाए, बच्चे को बचाए या पत्नी को बचाए। वहां पे यह निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। तो निर्णय जो सबसे उचित है वही निर्णय लिया जाता है कि नहीं, पत्नी को बचा लेंगे, बच्चा नहीं आए भले, हम फिर बाद में जो है दूसरे बच्चे का सोच लेंगे, कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में डायलेमास आते रहते हैं। तो ऐसी डायलेमास को लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं डायलेमास। जब नैतिक जो है दुविधा आती है उसे कहते हैं डायलेमास, और उसी दुविधा पर तर्क करते हैं कि इसको बताना है, बचाना है, इसको बचाना है, इसको बचाना है, इसको बचाना है, इसको कहते हैं रीजनिंग। इसे कहते हैं रीजनिंग। जहां पे जिसका पलड़ा भारी होगा, उसको क्या करते हैं, बचा लेते हैं। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल यहां ले लेते हैं कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे ये एक सिग्नल, ये है रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, और जो है ये येलो सिग्नल। एक येलो, मान लीजिए मैं येलो सिग्नल ये ले लेता हूं, ये 3 सिग्नल है। अब रोड पे क्रॉस हो रहा है, रोड क्रॉस होते हुए अब ये तीनों सिग्नल दिख रहे हैं, यहाँ से जा रहा है व्यक्ति। अब ये हमेशा जाते हुए कहता है कि नहीं, हमको यहाँ रुकना है, जब ये रेड सिग्नल लग जाएगा तो हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। अब ये नियम है, नियम नहीं तोड़ रहा है। जबकि ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे इस व्यक्ति को बचाना है, इस व्यक्ति को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, तो भले सिग्नल हो, कुछ भी हो, हमको तोड़ करके जाना है, सिग्नल भले लगे, सिग्नल तोड़ करके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको इन लोगों को अभी जरूरी क्या है, पहले मोरल डायलेमास क्या था कि नियम को नहीं तोड़ना है। अब यहाँ मोरल डायलेमास क्या है, मोरल डायलेमास ये आया कि नहीं भाई, चलो कुछ भी है, तोड़ना हो नहीं तोड़ना हो, पहले हटाओ भाई, चलो पहले आगे देख लेते हैं, बाद में जो पुलिस वाला पकड़ेगा, जो भी फाइन आएगी, जो भी आएगा देख लेंगे, सबसे पहले बचाना ही है। तो ये जो बचाने की बात है, ये कहलाता है क्या, मोरल रीजनिंग, तर्क।
तो ऐसे ही ढेर सारे जीवन में जो है मोरल डायलेमास आते हैं। उस मोरल डायलेमास को हम रेशियो के आधार पे, अपने उचित अनुचित के आधार पे, लाभ हानि के आधार पे, उसके बचाने ना बचाने के आधार पे हम तर्क लेते हैं और तर्क लेकर के करते हैं। अब ऐसे ही तर्क बच्चे जो अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में जो आते हैं, वो कोहलबर्ग ने कहा कि जो पहली वाली अवस्था है, पहली वाली अवस्था में, दूसरी वाली अवस्था में और तीसरी वाली अवस्था में, इन तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति जो है वो यहाँ पहली वाली अवस्था है, या दूसरी वाली अवस्था और तीसरी वाली अवस्था है, इन तीनों अवस्थाओं में बच्चा जो है वो अपना निर्णय लेता है अपने आधार पे। बच्चा जब लोगों के हिसाब से होता है, दंड और पुरस्कार के रूप में होता है, एक्सटर्नल उसको जब समाज के आधार पे जब उसका नियम होता है तो उस आधार पे निर्णय लेता है। जब बच्चा एकदम इक्वलिटी के आधार पे होता है तो उस आधार पे निर्णय लेता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस आधार पे निर्णय लेता है। तो यही उन्होंने बताया तो मैंने अभी आपको मोरल डायलेमा और जो है वो मोरल रीजनिंग के बारे में मैंने उदाहरण के जरिए आपको बताया कि क्या होता है मोरल डायलेमा और क्या होती है मोरल रीजनिंग। तो ऐसे ही मोरल डायलेमास और मोरल रीजनिंग जो है, अब ये जो है मोरल डायलेमास स्टार्ट कहां से होती है, ये याद रखने की जरूरत है। मोरल डायलेमास बच्चों के अंदर में निकलने कहां से लगती है, 4 वर्ष की उम्र के बाद। 4 वर्ष की उम्र के बाद जो है वह नैतिकता का जो है वो वहां से आभास होने लगता है। इसके पहले 4 वर्ष के पहले, यानी इसके पहले बच्चा को नैतिक अनैतिक दोनों होता है, यानी यह ना तो नैतिक है ना तो अनैतिक है, नैतिक और अनैतिक दोनों होता है। 4 वर्ष के पहले यानी बिफोर, पहले अनैतिक दोनों होता है। अब 4 वर्ष के बाद जब बच्चा आगे जाने लगता है तो वहां पे अपने एक्सटर्नल के रूप में यहाँ से इसके अंदर में मोरल डायलेमास आने लगते हैं कि करें ना करें, खाएं या ना खाएं। जैसे मम्मी चली गई तो मम्मी ने कहा कि नहीं खाना नहीं खाओगे तो मार पड़ेगी। घर में फ्रिज में कुछ रखा हुआ है, मम्मी ने कहा खाओगे तो मार पड़ेगी, खाना नहीं, एक ही बचा हुआ है, मेहमान को पापा को देने, वो आएंगे उनको देना है। अब बच्चा डायलेमा में है कि खाएं ना खाएं, मम्मी तो मारेंगी, खा लूंगा तो यहाँ इच्छा भी है खाने की, क्या करूं, खाऊं ना खाऊं। तो कहता कि चल भाई जो होगा देख लेंगे, पहले खा लेंगे, मम्मी आएंगी मार लेंगी, खा लेंगे, पहले खा लेते हैं। तो ऐसे बच्चा जो है वो जितनी, अब वहां पे ये भी तर्क देखता है कि दंड कितना है, मम्मी का दंड कितना है, मम्मी खाली एक चपेट मार करके चुप हो जाती है, तो चलो कोई बात नहीं है, खाना पहले जरूरी, पहले खा लेते हैं, मम्मी चपेट मारेंगी बाद में देखेंगे। तो ये जो है डायलेमा, जिसको बच्चे को इस अवस्था में आते हैं, फिर बच्चे के डायलेमास आगे आते हैं, फिर डायलेमा जो है ऊपर जो बच्चा बढ़ जाता है तब आते हैं। अब उसी डायलेमास को तर्क के आधार पर बच्चा जो है वो अपने आप को साबित करता है कि जो मैंने कहा कि पहले डायलेमा है, फिर चलो यार मम्मी इतना ही मारती है ना, ये क्या उसका तर्क है, मम्मी इतना ही मारती है ना, कोई बात नहीं, ये उसका तर्क है। यहाँ पे आया खा ले ना खा ले, यहाँ पे डायलेमा क्या हुआ कि खा ले ना खा ले डायलेमा, और जो मम्मी मारेंगी तो कितना मारेंगी, थोड़ा सा मारेंगे, सह लेंगे, कोई बात नहीं, पहले खा लेते हैं। तो ये तर्क लगाता है दंड और पुरस्कार के आधार पे। यहाँ तर्क लगाएगा वह इक्वलिटी के आधार पे, ईगोसेंट्रिक के आधार पे, और यहाँ जो तीसरी वाली अवस्था में जब तर्क लगाएगा तो तर्क लगाएगा नियमों के आधार पे, नियम जरूरी है नहीं जरूरी है, तोड़ना है नहीं तोड़ना है, समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, उसके आधार पर लगाता है, वह इंटरनल के आधार पर लगाता है। तो ऐसे ही जो है उन्होंने डायलेमास को, आधार को, और इन दोनों को जो है उन्होंने अपने आप को समझाया। तो चलिए, ये हो गया, मैंने मोरल डायलेमा और मोरल को मैंने आपको समझाया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग, इन दोनों को मैंने आपको समझाया। अब यहाँ से चर्चा कर लेते हैं किसकी, यहाँ से चर्चा करते हैं इसका स्वरूप का। अब यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि कोहलबर्ग जो कहते हैं कि नैतिक विकास बच्चों का होता कैसे। तो नैतिक विकास जो बच्चों का है वह होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। बच्चों का जो नैतिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर के रूप में होता है। यह कभी कभी प्रश्न आता है कि जो है नैतिक विकास किस रूप में होता है, नैतिक विकास बच्चों में किस रूप में होता है। तो नैतिक विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर के रूप में होता है, यानी स्पेसिफिक टू जनरल के रूप में, स्पेसिफिक टू जनरल के रूप में जो है वो मोरल डायलेमास होता है। अब स्पेसिफिक टू जनरल के बारे में क्या कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे क्या है, बच्चा जब छोटा होता है तो पहले पूरी होल चीज देखता है, यानी होल चीज देखता है, पूरी स्पेसिफिक चीज देखता है। अब स्पेसिफिक चीजों के आधार पे, या पूरी स्पेसिफिक चीज है, इस स्पेसिफिक चीजों के आधार पे वो क्या करता है, तर्क लगाता है कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अब ऐसे जो है वो जनरल के रूप में जाता है कि यहाँ पे हम अगर करेंगे तो सही होगा, करेंगे तो गलत होगा, करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे ही बच्चे के ढेर सारे, पहले तो मम्मी ने डांटा, यहाँ पे दंड, यहाँ पे बात कर ले तो दंड और पुरस्कार,
दंड और पुरस्कार, ये क्या है, ये स्पेसिफिक है। दंड और पुरस्कार के आधार पर बच्चा जनरल बनाता है। दंड होगा तो कितना देंगे, दंड कितना देंगे, मारेंगे ना, एक डंडे मारेंगे या एक चपेट मारेंगे, सह लेंगे, कोई बात नहीं। तो अब उसी हिसाब से वह क्या करता है, अपना डायलेमा वो तर्क लगा करके निर्णय लेता है। तो ऐसी स्पेसिफिक, यह है, इसको कहेंगे स्पेसिफिक और इसको कहेंगे क्या, जनरल। इसको कहेंगे जनरल। जनरल में क्या करेगा, बच्चा निर्णय लेगा कि क्या करना है कि नहीं करना है, करना है नहीं करना है, वह कैसे करेगा, स्पेसिफिक के आधार पर वो निर्णय लेगा, वो जनरल को जनरलाइज करेगा। तो ऐसी ये जो है जो डायलेमा और जो नैतिक जो विकास है, वह नैतिक विकास जो है इसी आधार पे, विशिष्ट जनरल के आधार पे होता है। तो इतना मैंने बताया। अब आगे बात करते हैं कि जो इनके चरण मैंने बताए थे, ये कोहलवर्ग जी है, और कोहलवर्ग जी ने 3 चरण बताए थे, 3 स्टेज जो है उन्होंने बताए। अब 3 स्टेज जो बताए, अब तीनों स्टेजों में इन्होंने 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, दोनों में इसमें जो है उन्होंने 2-2 बातें बताई, 2-2 बातें बताई। इसके सब स्टेज 2-2 बताए, 2-2 बताए तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। यानी इनके सब स्टेज मिलाकर के कुल स्टेज जो है उन्होंने 6 स्टेज बताए। तो 6 स्टेज मेन जो है, 3 स्टेज जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 इसके मेन स्टेज है, और इसके अंदर जो है वो 6 सब स्टेज है। तो हम जो है उसकी चर्चा करेंगे। अब यहां तक आपने समझा कि नैतिक विकास जो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नैतिक विकास से पहले जो है एक मोरल डायलेमा होता है और एक जो है मोरल रीजनिंग होती है। मोरल डायलेमा होता है, मोरल रीजनिंग होती है। मोरल डायलेमा को कहते हैं नैतिक जो है वह नैतिक दुविधा, और मोरल रीजनिंग को कहते हैं नैतिक तर्कणा। नैतिक मोरल डायलेमा जब आता है बच्चे के अंदर में, नैतिक विकास के आधार पे मोरल डायलेमा आता है, तो उसको जो है उसको सॉल्व करने का काम अपने नैतिकता के आधार पे, अपनी उम्र के आधार पे, अपनी सोच के आधार पे उसको तर्क लगाता है, तो कहते हैं मोरल रीजनिंग। अब उसी के आधार पे उन्होंने आगे कहा कि बच्चों के अंदर में जो नैतिक विकास होता है वह 2 रूपों में होता है, एक स्पेसिफिक और दूसरा जनरल। अब उसके आगे उन्होंने कहा कि जो है यह स्टेज, उन्होंने 3 स्टेज बताए थे, 3 स्टेज के, और बाकी उन्होंने सब स्टेज बताए थे। तो 3 स्टेज को हमने आप लोगों को बताया हुआ था, वो तीनों स्टेज मैंने आपको बताए हुए थे। तीनों स्टेज को मैंने समझा दिया हुआ था, उसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बस खाली ऐसे ही लिख देता हूं, बस ऐसे ही आपको बता देता हूं कि तीनों स्टेज क्या क्या है। हालांकि इस पे चर्चा हो चुकी है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। पहली वाली स्टेज को कहते हैं क्या, प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, दूसरे को कहते हैं कन्वेंशनल, और तीसरे को कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। अब ये इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं और इसके भी 2 भाग हैं। इनको समझ लेते हैं, दोनों के 2-2 भाग हैं। तो पहले वाले जो इसका नाम है, इसको कहते हैं क्या, तो पहले वाले को कहते हैं, पहले वाले को जो इसका प्री कन्वेंशनल है, पूर्व जो है पूर्व परंपरागत, इसको अगर हिंदी में कहेंगे, इसको कहेंगे पूर्व परंपरागत अवस्था, इसको कहेंगे परंपरागत अवस्था, इसको कहेंगे पश्च परंपरागत अवस्था। इसका हिंदी में नाम होगा, हिंदी में नाम अभी मैं नहीं लिखता हूँ, आगे समझाऊंगा तो बता दूंगा। अब ये बात जो है, अब इसमें जो है इसको कहा गया, जो इस वाली अवस्था को कहा गया, इसकी उम्र जो निर्धारित करेगी, या उम्र निर्धारित करेगी 4 से 10 वर्ष, 4 से 10 वर्ष, 4 से 10 वर्ष। इसको जो कहा गया, इसको कहा गया क्या, इसको कहा गया स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, यानी दंड, आज्ञा व दंड का, आज्ञा व दंड की अवस्था, आज्ञा व दंड की अवस्था। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, दंड और आज्ञा के आधार पे अपना मोरल डायलेमा बना, अपना जो है नैतिक विकास करता है। उसके अंदर में उसी हिसाब से वह मोरल डायलेमा को वह मोरल रीजनिंग के रूप में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे यह ऑर्डर, बच्चे को जितना ऑर्डर होगा, जितना आदेश होगा, उतना ही करेगा, और उसी पनिशमेंट के आधार पर बच्चा जो है करेगा नहीं करेगा, ये दोनों बातें वहां पे डिसाइड करती है। वही जो दूसरी वाली अवस्था आती है, उस दूसरी वाली अवस्था को कहते हैं स्टेज ऑफ ईगो। स्टेज ऑफ ईगो, स्टेज ऑफ ईगो कहते हैं इसको, यानी अहंकार की अवस्था। अब अहंकार की अवस्था में यहीं पे इसको जो है गिव एंड टेक वाली अवस्था भी कहते हैं। इसी को जो है हम गिव एंड टेक वाली अवस्था भी कहते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। यानी और इसी को इक्वालिटी वाली भी कहते हैं, गिव एंड टेक, या इसी को इक्वालिटी वाली भी अवस्था कहते हैं। यानी जितना हमने कहा उतना ही उसको भी करना है, यह भी उसको यहाँ पे कहा जाता है। तो ये 2 अवस्था जो है, ये इसकी 2 सब स्टेज अवस्था है। यानी पहली अवस्था ये, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये हो गई इसकी। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से ले लेते हैं, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। ये हो गई पहली वाली अवस्था, ये हो गई दूसरी वाली अवस्था, और ये हो गई तीसरी वाली अवस्था। अब इसके आधार पे यहाँ पे इसको ले लेते हैं, तो ये हो गई इसकी पहली, ये दूसरी, अब तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था ले लेते हैं, तो तीसरी अवस्था जो है वह किशोरावस्था की अवस्था कहलाती है। तीसरी वाली अवस्था जो है उसको किशोर वाली अवस्था कहते हैं। अब इस अवस्था को क्या कहते हैं,
इस अवस्था का नाम क्या है? इस अवस्था का नाम है स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, तो स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन इसको कहते हैं। अब एप्रिसिएशन है यानी यहाँ पे जितनी प्रशंसा होगी बच्चे के अंदर में, जितनी प्रशंसा मिलेगी उतना ही बच्चा कार्य करेगा, जितना प्रशंसा मिलेगी उतना ही कार्य करेगा। तो प्रशंसा का भूखा होता है बच्चा, प्रशंसा की भूख रहती है उसको, जितना उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जितना उसको प्रशंसा होगी, हाँ आप अच्छा करो, तो बच्चा उतना अच्छा करता है। तो ये इस वाली अवस्था को कहते हैं स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, यानी प्रशंसा की अवस्था। वही जो आगे वाली अवस्था होती है, जो चौथी वाली अवस्था होती है, चौथी वाली अवस्था को कहते हैं क्या? चौथी वाली अवस्था को कहते हैं कि स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट एंड सोशल सिस्टम। स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट एंड सोशल सिस्टम। स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट एंड सोशल सिस्टम इसको ये कहते हैं। यानी पहली वाली अवस्था हो गई ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, स्टेज ऑफ ईगो, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट एंड सोशल सिस्टम। ये जो है कन्वेंशन वाली अवस्था है। कन्वेंशन वाली अवस्था यह जो कहां से स्टार्ट होती है? तो ये 10 से 13 वर्ष, यह जो है 10 से 13 वर्ष, यहाँ पे 10 हो गया, या तो 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष जो अब वहां उन्होंने बताया हुआ था। वहां जो पियाजे जी ने क्या कहा था? तो पियाजे जी ने ऐसी वाली अवस्था को कहा था कि रियलिज्म, मोरल रियलिज्म, इसको उन्होंने कहा था मोरल रियलिज्म, मोरल रियलिज्म। और इसको उन्होंने कहा था क्या? उन्होंने कहा था मोरल वाली, जो तीसरी अवस्था को उन्होंने कहा था मोरल इक्वलिटी, मोरल इक्वलिटी। आप लोग ध्यान करिएगा, जो लोग पढ़े हैं वो इसको समझ पाएंगे, जो लोगों ने नहीं पढ़ा वो पुरानी वीडियो देख लो, उनको समझ आएगा। मोरल रियलिज्म इसको क्या था? पियाजे जी ने, इसको पियाजे जी कह रहे हैं, मैं ये जो है पियाजे जी की बात कर रहा हूँ। पियाजे जी इसको कहे, उन्होंने पहले वाली अवस्था को कहा उन्होंने मोरल रियलिज्म, दूसरी अवस्था को कहा उन्होंने मोरल इक्वलिटी, और तीसरी अवस्था को कहा उन्होंने मोरल रिलेटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म। अब यहाँ पे जो दूसरी वाली व्यवस्था है मोरल इक्वलिटी की व्यवस्था, वहां पे वो क्या कहता है कि जितना हमको मिलेगा उतना ही करेंगे। तो मोरल इक्वलिटी जो है वो यहाँ से भी आती है, इस वाली व्यवस्था से भी आ जाती है। हालांकि ये मोरल इक्वलिटी यहाँ से भी आती है, स्टेज ऑफ ईगो, स्टेज ऑफ ईगो से स्टार्ट हो जाती है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि इन्होंने खाली इतने बताए थे, पियाजे जी ने 1 2 3 ही अवस्था बताई थी। अब इससे इंस्पायर होकर के जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग ने इसको 6 अवस्थाओं में बदला, तो 6 अवस्थाओं में बदला, तो सेम टू सेम यहाँ नहीं आएगी, सेम टू सेम यहाँ नहीं आएगी। तो ये आप यहाँ समझ करके रखिएगा, ये तो अवस्था में ऐसा हो रहा है नहीं, इन्होंने इतनी अवस्थाएं बताई थी और इन्होंने पूरा एलोबरेट नहीं किया था, इन्होंने पूरा व्याख्या नहीं करी हुई थी। किसने? पियाजे जी ने। तो इनको व्याख्या करके उन्होंने इस अवस्था को इसमें इन्होंने रूपांतरित कर दिया। अब जो है ये तीसरी वाली, जो दूसरी वाली अवस्था में 2 अवस्थाएं हो गई, तीसरी और चौथी। तीसरी वाली अवस्था को कहा गया स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन, जो चौथी वाली अवस्था थी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट एंड सोशल सिस्टम। अब वही पांचवी वाली अवस्था को क्या कहा गया? पांचवी वाली अवस्था को 13 वर्ष से ऊपर की बात कही गई। पांचवी वाली अवस्था जिसको पोस्ट कन्वेंशनल कहा जाता है या पश्चात परंपरागत कहा जाता है, पश्चात परंपरागत। अब पश्चात परंपरागत की अवस्था जो है क्या थी? तो पश्चात परंपरागत की अवस्था को कहा गया 13 वर्ष से ऊपर, 13 वर्ष से ऊपर, यानी उसके आगे 13 वर्ष से आगे जितनी भी अवस्थाएं वो सब जो है इसी के अंतर्गत आ जाती है। अब यहाँ पे बच्चा जो है वह 13 वर्ष से आगे में जो है वो लगभग इसको कहा उन्होंने कि एडल्टहुड में आ जाते हैं, मतलब इसको एडल्ट के रूप में उन्होंने ले लिया। अब यहाँ पे इस वाली अवस्था को क्या कहा उन्होंने? इसमें इन्होंने जो पांचवी वाली अवस्था बताई, इसकी जो पांचवी वाली अवस्था, इसके दो में पांचवी वाली अवस्था जो इन्होंने बताई, इसको कहा कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको उन्होंने कहा, पांचवी व्यवस्था को कहा स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कंट्रोल यानी जितना सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नियम बनाएगा, नियम बिगाड़ेगा भी, नियम बनाएगा भी, नियम बिगाड़ेगा भी। ये नियम कौन बनाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार बनते हैं, नियम कॉन्ट्रैक्ट के आधार बनते हैं। जैसे अभी मैं बात करूं कि अभी जो है आज लगभग शनिवार है, तो शनिवार को लोग कहते हैं भाई, जैसे मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम क्लासेस होती हैं, फुल टाइम जो है वो चलता है, यानी जो भी स्कूल का टाइम है, जो भी कॉलेज का टाइम है, उसी कॉलेज के टाइम से, उसी के ऑफिस के टाइम से चलता है। यानी 10:30 से 5:30 हो, या फिर वो 11 11:30 से लेकर के वो 5:30 तक हो, ये टाइम है। जबकि वहीं पे लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक नियम बना लिया कि नहीं, शनिवार को जो है हाफ डे होगा, शनिवार को हाफ डे रहेगा, हाफ डे करेंगे। तो ये क्या हुआ? ये यहाँ पे जब बड़े लोग हो जाते हैं, जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो वहां पे अपने से नियम बनाने लगते हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे बना लेते हैं कि जैसे भाई इतने समय पे खाना है, इतने समय पे नहीं खाना है। सारे लोग राजी हो गए कि शाम के टाइम पे इतने समय में खाना है, सुबह के टाइम पे ये खाना है। तो लोगों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक नियम बना लिया। तो ऐसे नियम बनाना और नियम जब लगा तो बिगाड़ना भी। मैंने जैसे बत्ती के बाद एग्जाम्पल दिया हुआ था, बत्ती का
कि वो सिग्नल पे वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बना हुआ है कि भाई जब रेड सिग्नल आएगा तो सबको रुक जाना है, तब तक पेडेस्ट्रियन में लोग चलने वाले हो जाएंगे, जैसे ग्रीन सिग्नल आएगा तो पेडेस्ट्रियन वाले रुक जाएंगे और जो गाड़ियां वो चलने लगेंगी। ये सोशल रूल्स है। अब सोशल रूल्स एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार बने हैं, तो जरूरी है, तो जरूरी जब तक मानना है तब तक मानेंगे, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेंगे। तो ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ये वाली अवस्था में आता है। इसका विस्तार में चर्चा करेंगे। वही आगे बात आती है स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात आती है, यानी यहाँ पे सार्वभौमिक सार्वभौमिक नियम होते हैं। स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो नियम होते हैं, जो नियम बने होते हैं, वो एक सार्वभौमिक रूप में होते हैं, वो मानना पड़ता है। और वो कहता है उसके आदर्श होते हैं, उस आदर्शों के आधार पर वह चलता है, व्यक्ति जो है वो आदर्शों के आधार पर चलता है। तो ऐसे ये 6 स्टेज जो है वो 6 स्टेज बताया गया। पहली स्टेज जो है वो प्री कन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत अवस्था, जो 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था। तीसरी वाली जो दूसरी वाली अवस्था वो कन्वेंशनल अवस्था 10 से लेकर के 13 वर्ष। जो तीसरी वाली अवस्था है वो अवस्था को कहा गया 13 से लेकर के ऊपर तक की, जिसको कहा गया पोस्ट कन्वेंशनल या पश्च परंपरागत। अब इसके जो अलग अलग दो अवस्थाएं, एक एक में दो, एक पहले में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 2। तो इसको 1 2 3 4 5 और 6 कहा गया। 6 अवस्थाएं। इसके पहले यानी 4 वर्ष के पहले बच्चा जो है वो नैतिक और अनैतिक दोनों होता है। ये भी समझ के रखिएगा, 4 वर्ष के पहले बच्चा नैतिक और अनैतिक दोनों होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी उसका मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है। बच्चे का मोरल डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता है। बच्चा जो है वो अभी कुछ भी नहीं जानता है, अच्छा बुरा वो उसके बारे में उसको पता नहीं होता है। पर बच्चा जैसे ही 4 वर्ष से ऊपर आगे जाने लगता है, 4 वर्ष से पहले ही बच्चा मतलब जैसे ही ट्रांजिशन पीरियड में आता है, चौथे वर्ष की अवस्था में ट्रांजिशन में आता है, वहां से स्टार्ट होने लगता है और मोरल डेवलपमेंट बच्चे का आने लगता है। और वहीं पे मोरल डायलेमा बच्चे के अंदर में वो भी शुरू हो जाता है कि इसको करे ना करे। तो अब जो है हम यहाँ पे इन 6 स्टेज को बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे, बारीकी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ तक हो गया, हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसके बारे में मैंने चर्चा कर दी हुई थी आपको एक के रूप में कि किसको क्या कहते हैं, फिर भी मैंने आज आपको एक बार दोबारा जो है अलग तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब यहां से पहले स्टेज की चर्चा करेंगे, प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता क्या है उसकी चर्चा करेंगे। चलिए समझ लेते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज को। हम यहाँ पे 2 रूपों में लेंगे। 2 रूपों में कैसे, मैं एक जो है एक कॉलम बनाता हूं, आप लोग और इसी में चलेंगे। मैं एक अपना दायरा बना लेता हूं, इसी दायरे में चलेंगे, नहीं तो मैं भी भागने लगता हूं और आप भी भागने लगते हैं। एक दायरे में चलते हैं। यहां तक तो हम पहले पढ़ लेंगे क्या, प्री कन्वेंशनल स्टेज, और इसके बाद इसके दोनों स्टेज पढ़ेंगे। चलो ये इसमें हमको चलना है, बस इसी में चलना है। अब यहाँ पे हम पहले में पढ़ेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी अवस्था है क्या, 4 से लेकर के 10 वर्ष। इसको कहते हैं क्या, पूर्व परंपरागत अवस्था। इसको कहते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। इसके बारे में मैंने पीछे पढ़ा है। पूर्व परंपरागत अवस्था, इसमें क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कैसे मोरल डायलेमा और कैसे मोरल रीजनिंग डेवलप होती है, यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूं, मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग कैसे यह कन्वर्ट होती है, हमको इसको देखना है। इसमें इसको हम सभी में चलेंगे। अब यहाँ से हम इसमें आएंगे, इसमें हमने क्या कहा था, पहले पहली वाली अवस्था में मैंने बताया था, इसमें होता है जो ये पहली वाली अवस्था होती है इसकी, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था की। इसको ले लीजिए ऐसे, ये पहली वाली अवस्था हो गई, और इसका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया इसका 1 और ये 2। अब इसमें क्या है, इसके हम लिख लेते हैं, फिर आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो अब इसकी अवस्था होगी, तो इसमें क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या कि ऑर्डर एंड पनिशमेंट, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। तो स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट ऐसी भावना दिखती है। अब दूसरी को कहा गया, दूसरी वाली अवस्था में कहा गया स्टेज ऑफ ईगो, स्टेज ऑफ ईगो। अब इसी के 2 भाग हैं, इसके भाग है, इस प्री कन्वेंशनल के 2 भाग हैं।
पहली वाली और दूसरी वाली, दो भाग है। अब इनको हम चलिए विस्तार में समझेंगे, विस्तार में समझेंगे। पहले जो है हम ऊपर को समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है इसमें होता क्या है, और ये सारी बातें का कंक्लूजन इसमें है और इसी का विस्तार इसमें है। इन सारी बातों का कंक्लूजन इसमें है और इसका पूरा विस्तार इसमें है। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है ये। इतने से आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं, बात करते हैं। तो इस वाली अवस्था को सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको जो कहते हैं इसको सबसे निचली अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे निचली अवस्था, सबसे नीचे की अवस्था, यानी सबसे छोटी अवस्था भी कह सकते हैं, इसको सबसे नीचे की अवस्था कहते हैं। तो ये हो गया सबसे नीचे की अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा, व्यक्ति सजा और उपहार, बच्चे को सजा और उपहार का, यानी बच्चे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट, बच्चे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो है बच्चे पर असर होता है। बच्चे पर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का बच्चे पर असर होता है। बच्चे को जैसा आप रिवॉर्ड दोगे, बच्चे को जैसा पनिशमेंट दोगे, बच्चा वैसा ही जो है वो करने लगेगा। बच्चे को आपने लगातार कहा बाबा बेटा आप जो है आज आप एक पन्ने लिख लोगे, बच्चा आज आप एक पन्ने लिख लोगे तो आज अब मैं आपको एक अच्छी सी पेन ला करके दूंगा, एक अच्छी सी पेन ला करके दूंगा। बच्चा क्या है, बच्चा जो है वो लिखने का प्रयास किया, एक पेज लिखा, दो पेज लिखा, बच्चे के अंदर में वो आया, गुण आने लगा, पहला। दूसरा कि अगर कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु को उठाना नहीं है। अगर आपने दूसरे की वस्तु उठा ली, यानी मेरा फोन है, मेरे फोन को उठा लिया या फोन को ऐसे बिना बिना किसी के पूछे स्विच आपने ऑन कर दिया, ऑन किया तो मारेंगे। मारना ये जो है ऑन नहीं करना है। फ्रिज को ऐसे खोलना नहीं, फ्रिज को बार बार नहीं खोलना है। तो फ्रिज को बार बार ना खोलना ये मम्मी ने बता दिया, यानी ये क्या है, ये उन्होंने घर में एक नियम बना दिया, एक जो है वो डायलमा बना दिया, एक जो है वो एक लोगों के आधार पे एक नैतिकता बना दी कि ये नहीं करना है। सुबह में जल्दी जग जाना, सुबह में ब्रश जो है ब्रश करके ही करना है, ये सब नैतिकता है कि ब्रश करना है। अब नहीं किया तो मार पड़ेगी। तो बच्चा अगर किया, रोज अगर ब्रश कर रहे हो तो मैं आपको टॉफी दूंगा। तो वो टॉफी के आधार पे या रिवॉर्ड के आधार पे बच्चे ने अपने अंदर में नैतिकता का विकास कर लिया। तो यहाँ पे जितना रिवॉर्ड देंगे और जितना पनिशमेंट देंगे उसका असर जो है बच्चे के अंदर में होता है। कोई गलती करने से पहले बच्चा कोई नैतिक नियम तोड़ने से पहले, कोई भी नैतिक नियम तोड़ने से पहले उसको डर रहता है कि अगर मैं नैतिक नियम तोड़ूंगा, यानी अगर मैं फ्रिज से निकाल करके अगर मैं खाऊंगा तो मम्मी आकर के मेरे को मारेंगी, पापा मेरे मारेंगे। पापा का अगर मैंने बैग खोल लिया, पापा का अगर मैंने लैपटॉप खोल लिया, पापा का कंप्यूटर मैंने चला लिया तो पापा आकर के मेरे को मारेंगे। पापा आकर के मेरे को, मैंने भैया का बैग देख लिया, भैया का बैग ले लिया, या भैया की मोटरसाइकिल या भैया की जो है मैंने वो स्कूटर मैंने छू लिया तो भैया आकर के मारेंगे। यानी उसको बिना भैया की परमिशन की मेरे को नहीं करना, बिना दीदी की परमिशन की मेरे को नहीं करना है। ये सब चीजें घर में जो लोग हैं उन घर के नियमों के वह रिवॉर्ड के आधार पे और पनिशमेंट के आधार पे बच्चा डरता है और उसी हिसाब से नैतिकता का काम करता है। तो यहाँ पे ये जो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट का असर यहाँ पे देखा जाता है। ये हो गया। और यह जो है क्या होता है, यह वाह्य नियंत्रित होता है। सबसे बड़ी बात है यह वाह्य नियंत्रित होता है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल। यह वाह्य नियंत्रित होता है, यानी यह एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल कंट्रोल्ड। ये एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, यानी यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है बच्चे के नैतिकता को कंट्रोल कौन करता है, तो बाहर के लोग, भैया दीदी मम्मी पापा चाचा टीचर, ये सारे लोग जो है उसको कंट्रोल करते हैं। सारे लोग बाहर के लोग कंट्रोल करते हैं कि बच्चा अगर स्कूल में समय से नहीं गया तो टीचर मारेगी, अगर बच्चा स्कूल में समय से नहीं गया तो टीचर मारेगी, बच्चे ने अगर होमवर्क पूरा नहीं किया तो टीचर मारेगी, अगर होमवर्क अच्छा किया है तो सबके सामने उसको स्टार मिलेगा। टीचर ने अगर बढ़िया होमवर्क किया, बढ़िया किया तो उसको टीचर ने उसको स्टार दिया, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, कई सारे स्टार दिए। तो स्टार से बच्चे के अंदर में और भावना है कि हम और अच्छा लिखेंगे, हम और अच्छा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बच्चा अपने आप को, अपनी राइटिंग को सुधारने का काम, क्लास की सभी चीजों को वस्तुओं को मानने का काम किस आधार पर करता है, तो वह रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर करता है। और उसको कंट्रोल करने का काम होता है, वह कौन करता है, तो टीचर करता है। वह बाहर के लोग, समाज के लोग जो उसको एक्सटर्नल जो है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये जो है यह होता है। अब इसमें इस अवस्था में बच्चा जो है वह नैतिक तर्क शक्ति जो है वह उसी आधार पे अपना निर्माण करता है। नैतिक तर्क शक्ति यानी जो इसके अंदर में नैतिक तर्क शक्ति है, यानी मोरल जो है रीजनिंग अब इन्हीं के आधार पे वह करता है। जो यहाँ पे मैंने बताया था ना, मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क शक्ति, नैतिक तर्कणा इन्हीं लोगों के आधार पे करता है। एक्सटर्नल कंट्रोल के आधार पे करता है, कंट्रोल के आधार पर करता है। तो ये हो गया। तो ये इतनी बातें हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि ये जो है इस अवस्था को कहा वह
डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी कहते हैं। इसको क्या, इसको मतलब बटा हुआ, कई कई जगह पे यथार्थता जो है इसकी बटी हुई होती है, इसकी यथार्थता, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म। रियलिज्म मतलब क्या कि यह जो है इसका जो यथार्थता वो बटी होती है, यथार्थता बटी होती है। बटी कहां होती है, बटी होती है अलग अलग ग्रुपों में, कि जिसने जैसा बनाया, टीचर ने जैसा बनाया तो टीचर ने जो नियम बनाया वो टीचर के आधार पर फॉलो करना है, मम्मी ने जो बनाया मम्मी के आधार पे करना है, उन्होंने पापा ने जो बनाया पापा के आधार पर करना है। यानी जो उसके अंदर में जो नियम कानून बने हुए, जिसको जो नैतिकता बनी हुई है, वो नैतिकता कई जगहों पे बटी हुई है। तो कई जगह पे बटी हुई, तो इसीलिए कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी इसको कहते हैं। अब इसके आधार पे जो पूर्व परंपरागत अवस्था है, ये पूर्व परंपरागत अवस्था को दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला भाग और दूसरा भाग। चलिए अब तो हम पहले भाग को बात कर लेते हैं। ये पूरा इसका कंक्लूजन, इस पूरे कंक्लूजन के आधार पे ये दो भाग जो है इसके बने हुए हैं। तो एक एक भाग को समझते हैं। पहला भाग जो है, पहले भाग को कहते हैं क्या, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। अब मैंने यहाँ पे समझा दिया, ये मैंने पूरा लिया हुआ है, ये भी लिया हुआ और ये भी लिया हुआ, दोनों बातें ली हुई इसमें। ये पूरा है, ये पूरे भाग का अब जो है इसका एक्सप्लेन इन दोनों भागों में आएगा। यानी ये एक पहला है और इसका एक्सप्लेन क्या है इन दोनों में है, इसका यहाँ पे और यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। चलिए तो पहली बात करते हैं, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि बच्चा जो भी कुछ करेगा, जो भी नैतिकता का विकास करेगा, वह नैतिकता का विकास कैसे करेगा, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के आधार पर करेगा। और यह क्या है, यह बाह्य सत्ता के आधार पर, यानी एक्सटर्नल कंट्रोल है, यह एक्सटर्नल कंट्रोल है, एक्सटर्नल कंट्रोल। मैंने कई सारे एग्जांपल बता दिए, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल। अब यहाँ पे बच्चे के अंदर में जो भी नैतिक सोच, सजा, वो जो है वह जो भी नैतिक सोच या नैतिक तर्कणा, ये इसको हम नैतिक तर्कणा कह लेते हैं। नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होगी, तो सजा, नैतिक तर्कणा सजा और क्या, रिवॉर्ड, सजा और पुरस्कार, सजा और पुरस्कार पर जो है वो निर्भर करेगी। वो नैतिक तर्कणा कैसे करेगा, नैतिक तर्कणा करेगा कि मैंने वही आपको एग्जांपल बताया कि टीचर अगर बच्चे को अगर रिवॉर्ड देती है, कई सारा उसको स्टार देती है, तो बच्चे क्या करेगा, नैतिक तर्कणा करेगा कि और हम कल से और अच्छा लेके आएंगे, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, हम दो कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, बिल्कुल फोकस करके सीखेंगे, हम कभी मारेंगे नहीं। तो अगर उसको रिवॉर्ड मिला, समझाया, टीचर का असर हुआ, तो रिवॉर्ड जो है इस पर असर हो रहा है कि वो अपनी नैतिकता को और बढ़ा रहा है। वहीं अगर टीचर ने मारा तो तर्कणा क्या कर रहा है बच्चा, कि टीचर अगर हम नहीं करेंगे तो टीचर हमको मारेंगी, मम्मी हमको मारेंगी, अगर हमने फ्रिज से वस्तु लेकर के खा ली तो मम्मी मारेंगी, तो ये मम्मी के मारने का असर बच्चे पर हो रहा है, ये सजा की वजह से बच्चा नैतिक तर्कणा या उसको करने से डर रहा है। तो ये जो इसके अंदर में इस सजा और पुरस्कार के आधार पर बच्चा नैतिक तर्कणा यहाँ पे करता है। अब बच्चा और क्या करता है, यहाँ पे वह यह सोचता है कि लोग हमको दंडित करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो है वो करता है। अब ऐसे ही बच्चे जो है और आगे जब बढ़ते हैं तो ऐसी ढेर सारी क्रियाएं जो है बच्चे करते हैं। यह नैतिक सजा और पुरस्कार के आधार पे बच्चे के अंदर में क्या है, वो डायलेमा भी निकल के आते हैं। यानी वो क्या, नैतिक दुविधा का समाधान बच्चा इन्हीं सजा और पुरस्कार के आधार पे करता है। का समाधान सजा एवं पुरस्कार के आधार पर करता है। तो इसीलिए जो है इसको क्या कहा गया, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इसीलिए इस अवस्था को कहा गया स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। यानी बच्चा सजा और पुरस्कार के आधार पे अपने आप को जो है वह अपने नैतिक तर्कणा को करता है और अपने डायलेमा को दूर करता है। डायलेमा यानी उसके जो अंदर में दुविधा है कि करे ना करे, आज चलो यार सो जाते हैं, बच्चा सुबह में जगा और वो कह रहा कि सो जाते हैं, आज मन नहीं हो रहा, तब तक जगा, और बाप रे, कल तो टीचर ने उठा बैठा था, कितनी बार उठाया बैठा था, अब अगर नहीं करेंगे काम तो आज फिर से मारेंगे। उधर जो है उधर ब्रश कर रहा है, बच्चा लेट जगा, मम्मी कह रहे जग रे भाई जग। तो अब जो है बच्चा डर के कल वाले पनिशमेंट को बच्चे के अंदर में गूंज रहा है। अब वो बच्चा ब्रश करते करते लिख रहा है, और उधर कार में बैठा हुआ है स्कूल जाने के लिए, वहां बैठे बैठे रट रहा है, ये वहां पहुंचते पहुंचते सारा कुछ कर लिया। यानी उसकी रीजनिंग कहां से डेवलप हो रही है, उसकी नैतिकता कहां से डेवलप हो रही है, वो सब सारा तैयार करने का कहां हो रहा है, ये सजा के आधार पे। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, बच्चे ने अगर अच्छा गायन किया हुआ है स्टेज पे,
गायन किया हुआ है, तो गायन के आधार पे उसको पुरस्कार मिला है, तो पुरस्कार मिला है। और उसके पीछे कोई एक और है, एक और है, वो भी आ रहा है लाइन पे आ रहा है, तो उससे और अच्छा करने के लिए पुरस्कार पहला वाला अपने पाने के लिए वो उतनी ही मेहनत कर रहा है, उतनी ही मेहनत कर रहा है। तो ये पुरस्कार उसको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, पुरस्कार उसको प्रेरित कर रहा है। उसकी नैतिक विधा है कि वो ना पा पाए मैं पाऊं, वो ना पा पाए मैं पाऊं, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो ये जो है वो नैतिक तर्कणा को भी प्राप्त कर पा रहा है। तो सजा और पुरस्कार ये दो चीजें इसमें मेन है। चलिए हम आगे बात करते हैं स्टेज ऑफ ईगो। स्टेज ऑफ ईगो की बात करते हैं। इसे इसे जो है इंस्ट्रूमेंटल पर्पज भी कहते हैं, इसे इंस्ट्रूमेंटल पर्पज भी कहते हैं कि बच्चा अपने उद्देश्यों के आधार पे ये हम करें क्यों, क्यों करें, तो क्यों करें, तो क्यों करें, वह करने का काम क्या है, वह रिवॉर्ड। यहाँ पे इसीलिए इसे कहते हैं इस अवस्था को इंस्ट्रूमेंटल पर्पज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पज। चलिए इंस्ट्रूमेंटल पर्पज को समझ लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल पर्पज को मैंने कहा जैसे कि टीचर ने कहा कि बच्चा जो है कल लिख के लेके आना, कल लिख के लाना और लिख के लाओगे, अच्छी राइटिंग में लिख के लाना और ये याद करके आना, याद करके आओगे तो जो है मैं सबको ट्रॉफी दूंगी और उस पर सबको स्टार मिलेगा और स्टार जो वो पूरे जो है असेंबली के सामने और पूरे नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा। तो क्यों करना, बच्चा वो मेहनत क्यों करेगा, क्योंकि उसको वो मिल रहा है। वो क्या है, वो इंस्ट्रूमेंटल पर्पज क्या है, वो बोर्ड पे नोटिस बोर्ड पे टीचर लगाएगी उसका नाम लगाएगी। इसको ध्यान में रख करके बच्चा जो है वह एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का कह सकते हैं, तो एक प्रकार का पुरस्कार भी है उसको, यानी वो उसके अंदर में एक उद्देश्य दिख रहा है, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके बच्चा मेहनत करता है और उसको करने के लिए प्रेरित होता है। वह ना मतलब उसको सबके सामने उसको कहा जाएगा, तो उद्देश्य को यानी सबके सामने अच्छा दिखने के लिए बच्चा जो है अपने आप को कार्य करता है। वैसा वह अच्छी राइटिंग में करेगा, अच्छा गायन करेगा, अच्छा दौड़ करेगा, जो भी है वह नैतिक मूल्यों का पालन करेगा, नैतिक मूल्यों का पालन करेगा। यानी वह नैतिक तर्कणा क्यों कर रहा है, उस तरफ जाने के लिए नैतिक तर्कणा उसके अंदर में आ रही है, क्योंकि उसका पर्पज है कि हमको अच्छा बनना है। तो एक चीज ये होती है। दूसरी इसी में दिखती है कि बच्चा जो है अपना हित साधने के लिए, बच्चा अपना हित साधने के लिए नैतिक चिंतन करता है, हित साधने के लिए, यहाँ पे हित साधने के लिए लोगों से जो है मदद करता है, हित साधने के लिए, हित साधने के लिए यानी वह जो भी है। चलो अभी यहाँ पे क्यों, क्योंकि यह भी क्या है, यह भी एक्सटर्नल ही है, यह भी एक्सटर्नल ही है। जैसे यह एक्सटर्नल है, वो इसको भी एक्सटर्नल ही कहते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल। अब यहाँ पे एक्सटर्नल कंट्रोल कहते हैं, तो इसको मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पे बच्चा क्या है, दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो दूसरे के ऊपर निर्भर है तो उससे काम निकलवाना है, टीचर से काम निकलवाना, मम्मी से काम निकालना है, तो मम्मी की जितनी बातें वो मान रहा है, मम्मी की जितनी बातें मान रहा है, क्योंकि अभी वही देने वाली है, वही पैसा देने वाली है, वही सूट खरीदने वाले हैं, वही जो है बूट खरीदने वाले हैं, जो भी है टीचर भी वही करने वाले हैं। तो उनके आधार पे अपना हित साधने के लिए टीचर की बात मान रहा है और सारा जो है मोरल डायलेमा को दूर कर रहा है और नैतिक मूल्यों का, नैतिक तर्कणा को जो है पूरा कर रहा है। तो इसलिए वह हित साधने के लिए नैतिक तर्कणा करता है, हित साधने के लिए नैतिक तर्कणा करना, नैतिक तर्कणा करना। तो ये जो है ये हो गया एक्सटर्नल कंट्रोल होता है। और यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म होता है, यहाँ पे क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसीलिए इसको कहा गया ईगो, इसीलिए इसको कहा गया ईगो। अब इसकी ईगो समझ कर लेते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, जिसको कि पियाजे जी ने बताया। ईगोसेंट्रिज्म को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप मुझे बदले में क्या दोगे, बताओ आप मुझे बदले में क्या दोगे। अगर आप मुझे एक बढ़िया सा ट्रॉफी दोगे, एक बढ़िया सा सबके सामने मुझे ला करके सम्मान करोगे, तब तो मैं ये काम करूंगा। मतलब टीचर से डील करता है कि अगर आप ये पुरस्कार रखो तो जो है हम देंगे, अगर आप 5-5 स्टार डेली दो तो मैं उतनी और मेहनत करूंगी, मैं उतना और मेहनत करूंगा। यानी वो बदले में क्या चाहता है, वो बदले में चाहता है कि हमको रिवॉर्ड मिले। यानी उसका ईगोसेंट्रिज्म ये कहता है कि जितना जो मैं मानता हूं वही वो सामने वाला भी माने, उतना ही वो हमको भी दे। तो ईगोसेंट्रिज्म उसके अंदर में होता है कि मैं जब करूंगा जब वो हमको इतना कुछ देंगे। तो ये जो है इसके अंदर में ईगोसेंट्रिज्म भी दिखाई पड़ता है, वो रिवॉर्ड की डिमांड करता है। यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि रिवॉर्ड की डिमांड करना, रिवॉर्ड की डिमांड करना, रिवॉर्ड की डिमांड करना बच्चा यहाँ पे करता है। यानी इस ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा उतनी रिवॉर्ड की डिमांड करता है, उसी रिवॉर्ड की डिमांड के आधार पे ही बच्चा जो है अपना आगे का नैतिक तर्कणा करता है। तो एक चीज यहाँ पे देखी जाती है। दूसरा यहाँ पे देखी जाती है गिव एंड टेक की, गिव एंड टेक की भावना भी इसी में दिखती है। गिव एंड टेक, मैंने इसके बारे में कल उस दिन बताया हुआ था। गिव एंड टेक का क्या होता है कि बच्चे को आप जितना दोगे, यानी जैसे बच्चा पढ़ता है छोटी क्लास में, इसकी अवस्था कितनी है, तो इसकी अवस्था 4 से 10 वर्ष की, 4 से 10 वर्ष की अवस्था है। तो बच्चे को आपने बोला कि भाई जरा तू पुस्तक दे दे, मेरा एक तरफ तू पुस्तक ले ले और मेरी ये पेन ले ले, तू पुस्तक दे दे और मेरा एक पेन ले ले। यानी यह एक तरफ से ले रहा है और एक तरफ से दे रहा है। ऐसे ही
दोनों का सेम इक्वल इक्वल भावना, इसलिए इक्वलिटी भी इसी में आती है, इसी में इक्वलिटी भी आती है। तो यहां से एक तरफ वो लेगा, दूसरी तरफ देगा। जैसे दूसरा कि चल अच्छा, मैं इसी का एक और एग्जांपल है कि चल तू मेरा पेट खुजला और मैं तेरा पेट खुजलाता हूं, दोनों एक तरफ से वो पेट खुजलाएगा, दूसरी तरफ से भाई मैं तेरा पेट तो खुजलाऊं बट तू भी चला मेरा पेट खुजला। तो ये दोनों भावनाएं वो एक जैसी होती है कि यह क्या है, वो गिव एंड टेक की, गिव एंड टेक, और इसी को कहते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, जैसे को तैसा वाला भी एग्जांपल यही होती है। जैसे को तैसा के एग्जांपल कहते हैं कि मान लीजिए मैंने इसके बारे में जैसे को तैसा, जिसे हम लिख लेते हैं टिट फॉर टैट, दूसरा भी है इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा, जैसे को तैसा वाली भावना आती है। मैंने आपको इसके बारे में एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए एक बच्चे को आपने मारा, तो आप भी क्या करते हो, उस बच्चे को मार रहे हो। यानी जैसे जैसे आपने इसको मारा तो ये भी क्या, जैसे आपने इसको मारा तो ये भी क्या कर रहा है, आपको मार रहा है। दोनों इधर से आपने मारा तो इधर से ये मार रहा है, दोनों जो है मार रहे हैं, यानी दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। टीचर आई, दोनों मार कर रहे थे, टीचर आई तो टीचर को ये डिमांड करता है कि आपने मेरे को मारो, उसको मारो, उसको मारो, उसने भी मेरे को मारा था। जब तक नहीं मारोगे तब तक जो है वो रूठा रहेगा, और वो उसके अंदर भी वो तड़कड़ा, वो जो है दुविधा बनी रहेगी कि इसको नहीं मारा, उन्होंने गलती सेम करी हुई थी, इसने भी उसको नहीं मारा। ये जो है दोनों की भावना इसके अंदर में आती है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाली भावना यहाँ पे भी दिखती है। तो यह गिव एंड टेक और टेट फॉर टैट यहाँ पे जो है यह दिखता है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। तो ये वाली स्टेज में इतनी सारी बातें दिखती है पूर्व परंपरागत अवस्था में कि जो है ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट खास इसमें बहुत ज्यादा ध्यान करता है। दूसरा जो है वो गिव एंड टेक की भावना यहाँ पे ज्यादा दिखती है नहीं। तो ये इसके दो अवस्थाएं हैं, एक को कहते हैं ऑर्डर एंड पनिशमेंट, दूसरे को कहते हैं ईगो। यहाँ पे बच्चे का ईगो आता है, ईगो सेंट्रिज्म आता है, इसलिए जो है क्या करता है, वो बराबर का बराबर लेता है कि मैंने जो दिया वो मेरे को भी चाहिए, जो मैंने दिया वो मेरे को चाहिए, दोगे तो हम आगे की बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जाओ तुम अपना कट्टी, मैं अपना कट्टी। तो ऐसी भावना यहाँ पे चलती रहती है। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं, अगले का ले लेते हैं, अगला एक और ले लेते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं परंपरागत अवस्था की। पूर्व परंपरागत अवस्था हो गई, परंपरागत अवस्था की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से हम परंपरागत अवस्था की बात करेंगे। परंपरागत अवस्था की बात करेंगे तो परंपरागत अवस्था में देख लेते हैं फटाफट। हाँ, परंपरागत अवस्था में कहां से होगा, तो 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक। परंपरागत अवस्था जो है वो 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक की है। परंपरागत अवस्था को देख लेते हैं, इसमें क्या है। अब इसमें जो है बच्चा जो है, जो नियम कानून बने हुए हैं, बच्चा के पास जो नियम कानून बने हुए हैं, उन्हीं नियम कानूनों को बच्चा हुआ मानता है। तो इस अवस्था परंपरागत अवस्था को कहते हैं। इसकी जो उम्र है वो 10 से लेकर के 13 वर्ष है। 10 से लेकर के 13 वर्ष, इसको कहते हैं 10 से लेकर के 13 वर्ष की अवस्था। अब वो वाली अवस्था जो थी वो प्री एडोलसेंस की थी, उसको मैं आपको बताना भूल गया था, उसको प्री एडोलसेंस कहते हैं। वहां पे लिख लीजिएगा आप लोग कि जो इसके पहले वाली पूर्व परंपरागत अवस्था थी वो उसको प्री एडोलसेंस की पीरियड कहते हैं। यहाँ पे जो है एडोलसेंस की पीरियड को कहते हैं, इसको एडोलसेंस में बच्चा आ जाता है, इसको एडोलसेंस की पीरियड कहते हैं। चलिए, तो यह वाली अवस्था को एडोलसेंस में बच्चा एडोलसेंस में आ जाता है, इसलिए एडोलसेंस की पीरियड को इसको लेते हैं। इसे किशोरावस्था, इसे किशोरावस्था की अवस्था के रूप में देखते हैं, किशोरावस्था की अवस्था के रूप में देखते हैं। तो ये हो गया। अब जो है इसमें बच्चे की पहले की सोच, पहले का एक्सपीरियंस, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चा जो है वो करता है कि पहले क्या कहा गया था, पहले तुमको ये नियम बनाया गया था, पहले ये नियम बनाया गया था, तो वही तो नियम होना चाहिए ना। इसे टीचर ने बना दिया कि 10:30 बजे जो है 11:30 बजे स्कूल खुलेगा, 11:30 बजे स्कूल खुलेगा, तो 11:30 बजे स्कूल खुलेगा, तो 11:30 बजे तो आए थे, 11:30 बजे तो आए थे, फिर समस्या क्या है, 11:30 बजे आए तो समस्या क्या है, तो ये पहले का नियम तो बना है ना, उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं भाई, नियम तो बना है ना, नियम तो बन गया है ना। अब कोई बच्चा, एक बच्चा समय पे आया, दूसरा बच्चा नहीं है, दूसरा बच्चा जो है ये 11:30 बजे स्कूल खुला है, 11:30 AM, 11:30 AM खुला है। अब एक बच्चा जो है 12:30 बजे आ रहा है, 12:30 बजे आ रहा है। अब एक बच्चा 12:30 बजे पढ़ने आ रहा है, तो उसको कह रहा है कि बच्चा यहाँ पे ये समझा रहा है कि भाई 11:30 बजे का नियम तो बना है ना, तो उस नियम को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, वो नियम बना है तो उस नियम को फॉलो करो। तो नियम को फॉलो करने के लिए जो है वो कहता है कि जो पुराने नियम बने हुए उसी पुराने नियमों को वह मानता है। यानी कहा गया कि सुबह ब्रश करना है, तो ब्रश करना सुबह का, आज का थोड़ी है, पहले का बना हुआ है, तो उसको फॉलो करना है। भगवान के सामने मंदिर हाथ जोड़ने हैं, तो पहले का बना है, तो उसको मान रहे हैं। जो पुराने के नियम बने हुए हैं उन्हीं नियमों को बच्चा क्या करता है, आगे फॉलो करता है। तो ऐसे ही यह पुराने नियमों को फॉलो करने वाली भी अवस्था कहलाई जाती है। और यह इसकी जो अवस्थाएं होती हैं, इसकी जो है वह सामाजिक, वह एक्सटर्नल वाय होती है। यहाँ पे इसकी जो नैतिकता है वह सामाजिक नियंत्रण पर होती है, यानी सामाजिक और नियमों के नियंत्रण पर। जहां इस अवस्था में
जो इसका जो नैतिकता बनती है, नैतिकता नैतिकता सामाजिक नियमों के आधार पे, सामाजिक नियमों के आधार पर निर्भर करती है, के आधार पर निर्भर करती है। यानी सामाजिक नियम जो भी हैं, जो भी नियम बने हुए हैं, वो नियम उसी आधार पर या निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया उसका, उसी नियम पर या बना होता है, इसी आधार पे करता है। या नियमों और सिद्धांतों, जो नियम पहले के बने हैं, जो सिद्धांत पहले के बने हैं, उन नियमों और सिद्धांतों के आधार पे यहाँ पे बच्चा है नैतिकता करता है। इसीलिए इसको कहते हैं मोरल रियलिज्म। या मोरल रियलिज्म यहाँ भी आता है, यह मोरल रियलिज्म को मानता है, मोरल रियलिज्म को मानता है और मानता है तथा यहीं पे इक्वलिटी भी आती है। यहाँ पे इक्वलिटी भी यहाँ पे आ जाती है, ट्रांजिशन पीरियड होता है इसलिए इक्वलिटी भी यहाँ पे आती है। अब इसमें इस अवस्था में इस अवस्था में भी दो अवस्थाएं मानी जाती हैं, इसमें भी दो अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी दो अवस्थाएं मानी जाती हैं? तो दो अवस्थाएं देख लेते हैं। इसके अंदर में दो अवस्थाएं, दो अवस्थाओं में विस्तार में हम चर्चा करेंगे। चलिए वो दोनों अवस्थाएं क्या क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो पहली वाली जो अवस्था है उसे कहते हैं प्रशंसा की अवस्था। जितना प्रशंसा होगी उतना बच्चा कार्य करेगा। यानी या पहले से पहले तो प्रशंसा कर रहे थे, आज भी प्रशंसा करो ना। आज प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हो? तो प्रशंसा मतलब कि ये बच्चा बहुत बढ़िया होनहार है, तो प्रशंसा की अवस्था इसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं, पहले अवस्था का नाम पहले देख लेते हैं। तो ये हो गई तीसरी वाली अवस्था, ये हो गई तीसरी, और यह हो गया दूसरा, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये हो गया चौथा। तीसरा और चौथा के देख लेते हैं। दो के दूसरे के दो हैं, दूसरे के दो, तीसरा और चौथा, इसको देख लेते हैं। इसको नाम क्या कहते हैं? तो नाम देख लेते हैं। नाम कहते हैं इसको प्रशंसा की अवस्था, या इसको कहते हैं स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन, प्रशंसा की अवस्था या स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। अब इसकी दूसरी जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में कहते हैं कि स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट एंड सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम। तो ये सोशल सिस्टम पर जो यह निर्भर करती है। चलिए आइए बात करते हैं पहले की प्रशंसा की अवस्था। तो प्रशंसा की अवस्था में यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने आप को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मानने की कोशिश करता है। और यहाँ पे अच्छा लड़का, इस अवस्था को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की भी अवस्था कहते हैं। यहाँ गुड गर्ल या गुड बॉय, गुड गर्ल या गुड बॉय बनने की कोशिश करता है, गुड गर्ल या गुड बॉय बनने की कोशिश करता है। गुड गर्ल और गुड बॉय बनेगा कैसे? वो जो है पुराने जो नियम बने हैं, वह सारे संस्कारों को, सारे नियमों को, सारे कानूनों को बच्चा मान रहा है। सारे नियम, सारे कानून को बच्चा मान रहा है। जितने भी बनाए हुए, मम्मी ने बनाया, पापा ने बनाया, समाज के जितने भी सारे लोगों ने बनाया, वो सारे नियम बच्चा मान रहा है। तो बच्चा क्या बन रहा है? गुड गर्ल, गुड गर्ल बन रहा है। और बच्चा जो है वो गुड बॉय बन रहा है। गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए क्या करता है? सारे नियम कानून, सारे लोगों का रिस्पेक्ट करना, सारे लोगों का सम्मान करना, सब कुछ जो है बच्चा करता है। तो टीचर में सब जगह पे टीचर कहते हैं वाओ गुड बॉय, वाओ गुड गर्ल। तो गुड गर्ल गुड बॉय करने के लिए वो वाओ वाओ और ऐसे उसको रिवॉर्ड, उसको लगातार उसको देते रहते हैं। तो इस भावना में बच्चा गुड गर्ल और गुड बॉय बनने की कोशिश करता है। और यहाँ पे वह सभी को प्रसन्न करना चाहता है, सबको प्रसन्न करने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पे इस अवस्था में सभी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। यानी अब उसके अंदर में डायलेमा यही रहता है। यहाँ पे डायलेमा क्या आएगा कि बच्चा जो है प्रसन्न करने के लिए क्या करे, प्रसन्न करने के लिए क्या करे? वह नैतिक दुविधा में रहता है कि हमको सभी को सबका आदर करें तो सब जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। और सबकी स्वीकृति भी पाना चाहता है कि सारे लोग हमको स्वीकार करें। वो जो है वो उसको क्यों मान रहे हैं? वो हम गुड बॉय थे, गुड बॉय हम थे, तो वह क्यों गुड बॉय बन रहा है? हम गुड गर्ल थे तो वह क्यों गुड गर्ल बन रही है? तो ऐसे जो है वो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है। जब वो दूसरा कोई बनने लगता है तो वहीं उसके अंदर में मोरल डायलेमा आने लगता है। जब कोई दूसरा आगे जाने लगता है तो बच्चे के अंदर में वही मोरल डायलेमा आने लगता है कि वो आगे से मेरे से कैसे जा रहा है, वो सिंगिंग में आगे कैसे जा रहा है, वो राइटिंग में आगे कैसे जा रहा है, वो टीचर के प्रति इतना उसका आकर्षण कैसे हो रहा है। तो ये जो है वहीं पे मोरल डायलेमा बच्चे के अंदर में आने लगता है। तो वो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश, अपने आप को और ऊपर जाने की जो है वो कोशिश करता है। तो इसीलिए कहते हैं इसको प्रशंसा की अवस्था। तो प्रशंसा की अवस्था में वह सभी को प्रसन्न करने की कोशिश तथा सबकी स्वीकृति बनाने की, स्वीकृति लेने की कोशिश, सभी की स्वीकृति लेने की कोशिश,
करता है, तो सभी की स्वीकृति लेने की कोशिश करता है, तो ये अवस्था जो है वहां पे दिखती है। अब यहाँ पे अब चलिए ये बात करते हैं, यानी यहाँ पे इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चा गुड गर्ल और गुड बॉय बनने की कोशिश करता है और उसी आधार पे वो सारे नियम कानून सभी के मानता है, मान करके वह गुड बॉय और गुड गर्ल बनता है। और यहाँ पे डायलमा कब आता है, तो डायलमा अगर कोई दूसरा व्यक्ति गुड बॉय और गुड गर्ल बनता है तो वहां पे बच्चे के अंदर में डायलमा आता है। उस डायलमा को वह दूर कैसे करता है, तो पुराने नियमों को और उतनी मेहनत करके वह उस डायलमा को दूर करता है और वह नैतिक तर्कना कर लेता है। तो चलिए अब यहाँ बात करते हैं चौथी अवस्था में। तो यहाँ पे क्या जितने भी सामाजिक नियम कानून है, सामाजिक नियम कानून जो भी सोशल सिस्टम है, उन सभी को मानता है, सभी का रिस्पेक्ट करता है। सभी नियम कानून जितने भी बने हुए हैं, सारे नियम कानूनों को बच्चा यहाँ पे मानता है। जैसे मैंने कहा था नियम कानून कि बच्चा को 10:30 आना है तो 10:30 आना है। टीचर ने कहा है कि यूनिफॉर्म में पहन के आना है तो यूनिफॉर्म में पहन के आना है। इतने समय में फीस जमा कर देनी, तो इतने समय में फीस जमा कर देनी है। रेड सिग्नल का जो है वो मान्य करना है, तो रेड सिग्नल जब तक खड़ा रहना है, उसको सिग्नल को तोड़ना नहीं। तो जितने भी नियम कानून है, उन सारे नियम कानूनों को जो है वह मानना, उन सारे कर्तव्यों को मानना है। तो बच्चा जो है वह सामाजिक आदेश, नियम कानून उन सभी को मानता है। इसमें सभी सभी सामाजिक कानून, आदेश, नियम को मानता है। सभी आदेश सामाजिक नियम कानून आदि को वह मानता है और उन सभी सामाजिक गुणों को अपने अंदर में वो धारण कर लेता है, सभी सामाजिक नियमों को धारण कर लेता है। सामाजिक नियमों को धारण कर लेता है बच्चा और उसी हिसाब से जो है वो अपना मॉरल डेवलपमेंट करता है। यानी ये मानना जरूरी है, सभी का आदर करना है, सभी का सम्मान करना है, जो है वो जानवर को जो है उसको अहिंसा, जानवर को हिंसा नहीं करना, अहिंसा का भाव रखना है, सबका रिस्पेक्ट करना है, वो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी का जो है वो रिस्पेक्ट करना है, ये सब भावना उसके अंदर में आ जाती है। बट जैसे ही इस अवस्था के बाद बच्चा जब जाता है, इस अवस्था के बच्चा जब बाहर जाता है, वहां उसके अंदर में ये विखंडन होने लगता है। ये विखंडन होने लगता है, फिर वहां पे उसका इंटरनल आने लगता है, उसका इंटरनल आने लगता है कि वो इंटरनल उसकी अंतरात्मा क्या कह रही है, यहाँ पे इसको रखना है या तोड़ना है। तोड़ना है इन्होंने माना नहीं, तो ये इतना कुर्सी बेंच लगा करके क्या जरूरत है, जब पढ़ाना ही नहीं तो पढ़ाना नहीं, तो वहां से फिर वो जो उसके अंदर में वो विखंडन आने लगता है। फिर वो किशोरावस्था के बिल्कुल पीक पे आने लगता है। जब अभी तक ये किशोरावस्था में इंटर किया है, यहाँ पे किशोरावस्था में इंटर किया 10 से 13 वर्ष की अवस्था में, यहाँ पे इंटर कर रहा है, यहाँ पे वो अभी सभी कुछ मान रहा है, सभी कुछ मान रहा है इस अवस्था में। बट जैसे ही इस अवस्था से आगे वाली अवस्था में जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल में जाएगा, तो वहां पे सारी चीजों का विखंडन करने लगेगा, सारी चीजों का विखंडन करने लगेगा। बट अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ सामाजिक नियमों का बच्चा धारण करता है। अब सामाजिक नियम जितना है वो कहता है कि सारे सामाजिक नियम जो है वो जरूरी है, टीचर ने जो बनाया उसको स्वीकार करना है, उसको मानना है। यहाँ पे किसी भी चीज का वो विरोध नहीं करता, और जो विरोध करता है उसको समझाता भी है कि भाई विरोध नहीं करना, ये नियम बने हुए तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए बने हुए हैं, तो नियमों को मानना है। वैसे सामाजिक नियमों को वह अगर कोई नहीं मानता, उसको कहता है वो अनैतिक है। टीचर उसने देखो माना नहीं, वह 10:30 बजे नहीं आया, वह 11:30 बजे नहीं आया, वह लेट आया है, तो लेट आया, उसको जो है डांटना चाहिए। उसने देखिए टीचर वो जो है आज यूनिफॉर्म नहीं पहन के आया, उसको कहिए देखिए आज जो है वो मास्क नहीं पहना है, मास्क नहीं पहना, देखिए टीचर वो उसने सामाजिक नियम नहीं माना है। टीचर टीचर जो है वो ये बाहर गया था, बाहर गया तो उसने हैंड वॉश नहीं किया है, जो है अपना हैंड वॉश करके नहीं आया, तो ये टीचर इसको जरा देखिए ये गलत कर रहा है। तो ऐसे जितने भी सामाजिक नियम है, वो सारे सामाजिक नियमों को वो बच्चा अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसके प्रति वह कहता है कि इसने गलत किया है। वह स्कूटर जा रहा है, किसी ने सिग्नल तोड़ करके वो आगे गया, तो सिग्नल तोड़ करके आगे गया, तो वहां पे वो कहता है कि सिग्नल तोड़ा है उसने, जो पुलिस वाले देखो जो व्यक्ति तोड़ करके गया उसको जरा समझाओ। तो बच्चा इन सब सारी बातों को, नियमों को बहुत कॉन्सेंट्रेट करता है और उस पर जानता है। तो ऐसे यहाँ पे इन सब चीजों को बच्चा सीखने लगता है, और यहीं पे अगर कोई नहीं करता उसके अंदर मोरल डायलेमा आता है कि उसने क्यों किया, हमारे साथ क्यों हुआ, वो कभी नहीं पहन के आता, उसको कभी नहीं माना जाता, हमको कहा जाता है, हमको क्यों कहा जाता है। यहाँ पे बच्चे के अंदर में मोरल डायलेमा आने लगता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो है सामाजिक नियमों को धारण कर लेता है और सामाजिक नियमों को मानता है, सामाजिक नियमों को मानता है। और क्या करता है, तो जो नहीं मानता है उसको क्या क्या कहता है, अनैतिक कहता है। ना मानने वाले को अनैतिक कहता है, ना मानने वाले को अनैतिक कहता है, ना मानने वाले को अनैतिक कहता है। तो ये जो है ये चौथी जो दूसरी वाली अवस्था थी, दूसरी वाली अवस्था के तीसरा और चौथा जो है स्टेज यहाँ पे ये खत्म होता है। यहाँ पे एक में क्या होता है, बच्चा जो एप्रिसिएशन की डिमांड करता है, एप्रिसिएशन उसको चाहिए, और दूसरी अवस्था में जो है वो नियम और सारे सोशल सिस्टम जो है उसका रिस्पेक्ट करता है। जितने भी सोशल सिस्टम है उन सारे सोशल सिस्टम का रिस्पेक्ट करता है, चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो, घर में बनाए हुए नियम हो चाहे घर के बाहर बनाए हुए नियम हो, उन सभी नियमों का बच्चा यहाँ पे आदर करता है। तो ये आदर वाली भावना यहाँ पे आती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जो है अब अगली वाली अवस्था पश परंपरागत अवस्था। पश परंपरागत अवस्था की बात कर लेते हैं, वो भी जो फिनिश कर लेते हैं।
पश्च परंपरागत अवस्था तीसरी अवस्था है किसकी? तो कोहल वर्ग की तीसरी वाली अवस्था है पश्च परंपरागत अवस्था। इसको देख लेते हैं। पश्च या पश्च या पोस्ट, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो 13 वर्ष से आगे तक चलती है, 13 वर्ष से आगे, 13 वर्ष से आगे तक चलती है और यह तीसरी वाली अवस्था है। ये कौन सी अवस्था? तीसरी। अब इसमें जो है वो पांचवा अवस्था और छठवीं अवस्था चलेगी इसकी, जो सब स्टेज के दो हैं तो पांचवी और छठवीं अवस्था चलेगी। तो इनकी कौन कौन सी अवस्था है इसके बारे में समझ लेते हैं। इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं इनके बारे में समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें करी गई हैं। तो जो जो मेन की टर्म्स थे, मैंने की टर्म्स आपको बाकी की जो अवस्थाएं थी उसमें मैंने आपको समझाया है। ऐसे अब इसके की टर्म्स समझ लेते हैं, इसके की टर्म्स क्या क्या है। अब ये अवस्था में बच्चे जो है वो एडोलसेंस के बाद एडल्टहुड में आने लगते हैं, यानी ये प्री एडल्टहुड की इस अवस्था को कहते हैं प्री एडल्टहुड। प्री एडल्टहुड या एडल्टहुड की अवस्था इसको कहते हैं। जैसे एडल्टसेंस की अवस्था थी, इसे प्री एडल्टहुड की अवस्था कहते हैं। इसे जो है प्री एडल्टहुड या यंग एडल्टहुड की अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यंग एडल्टहुड। इसे यंग एडल्टहुड कहते हैं। मतलब 13 वर्ष से आगे के बच्चे जाते हैं तो बच्चे जो है एडल्टहुड की तरफ आ गए हैं, तो एडल्टहुड की तरफ जो है वो होने लगते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे जो है उसके अंदर जो इंटरनल जो नैतिक मूल्य होते हैं वो इंटरनल के हिसाब से बच्चा काम करता है। तो यहाँ पे जो है इंटरनल एक्वायर्ड मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। इंटरनल एक्वायर्ड मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। इंटरनल एक्वायर्ड मोरल डेवलपमेंट होता है, यानी जो भी बच्चा अपने नैतिकता का विकास करता है या जो नैतिकता करता है वो सारी नैतिकता कैसे करता है, तो वो उसके अंदर जो कुछ होती है, यानी वो जो समझता है, मान लीजिए कि यह करना है या नहीं करना है, या करना है या नहीं करना है, तो करना ना करना वो कैसा करता है, वो अपने हिसाब से करता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि यहाँ पे एक व्यक्ति ये सिग्नल है, इसके पहले वाली अवस्था में सिग्नल नहीं तोड़ता है, कहता है कि सिग्नल को नहीं तोड़ना है, या अगर रेड सिग्नल हुआ है तो रेड सिग्नल जब तक है तब तक हमको आगे नहीं जाना है, यहाँ से हमको क्रॉस नहीं करना है। बट जैसे ही इसको लगता है कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि रेड क्रॉस करना ही है, कोई बात नहीं, चलो टूट गया, या उसके अंदर से भावना क्या आ रही है, वो सच है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह से इसको कहते हैं इंटरनल मोरल जो है एक्वायर्ड डेवलपमेंट। तो चलिए इसका और एग्जाम्पल हम लेंगे, बात करेंगे। अब और क्या आती है, इस अवस्था में व्यक्ति जो है वो वैकल्पिक रास्ता खोजता है। वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता है भाई, ये नियम तो बना हुआ है, नियम बना तो वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता है, कैसे और है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ पे हम रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ पे सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, सारा ट्रैफिक लगा और आपको जाना है, यानी ट्रैफिक में क्या है, यहाँ पे मान लीजिए जाम लगा हुआ है, सारे पब्लिक जो है यहाँ पे खड़ी है, इस रोड पे सारे लोग जाम लगाए हुए हैं, यहाँ से रोड पे जाना नहीं, तो आप यहाँ पे सोचना कोशिश करोगे कि भाई यहाँ तक आए, भाई जाने दो ना, बहुत जरूरी है, बहुत इमरजेंसी, जाने दो ना। बोलते इतनी भीड़ है, जाओगे कैसे, इधर भी पूरा का पूरा लंबा जाम लगा हुआ है, यहाँ तक भी ये पूरी गाड़ियां यहाँ तक जाम लगी हुई, करीब 5-7 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, जाओगे कैसे, आपकी गाड़ी निकलेगी नहीं, और आप तेरा सब्जी लगी हुई है, तो कैसे जाओगे। अब यहाँ क्या करता है, और कोई रास्ता है क्या, तो रास्ते के लिए बताते हैं कि भाई अच्छा एक काम करो, आपके लिए एक रास्ता है, ये है तो नहीं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, और वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि आपको 10-5 रुपए देना पड़ेगा, आपको 10-5 रुपए देना ही पड़ेगा, वहां पे थोड़ा रिश्वत देनी पड़ेगी, तो रिश्वत नहीं देना है, जबकि यहाँ पे निकलना है, जरूरी है, इसलिए वो जाकर के रिश्वत कभी नहीं देता है, तो इस रास्ते से जाकर के वो रिश्वत देकर के भी जा रहा है, यानी इस रास्ते से भी जाने की कोशिश। तो यहाँ पे बच्चा वह जो वैकल्पिक रास्ता भी खोजने की कोशिश करता है। तो ये इस अवस्था में यह बच्चा जो जरूरी है, अभी तत्काल में जो जरूरी है उस पर वह फोकस करता है, तो वैकल्पिक रास्ता खोजने लगता है। इस अवस्था में वैकल्पिक रास्ता खोजना, यानी अल्टरनेट वेज क्या होगा, अल्टरनेट वे खोजना यहाँ पे जो है बच्चा स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे बच्चा पर्सनल बेनिफिट जानता है। इस अवस्था में क्या होता है, पर्सनल बेनिफिट क्या है, पर्सनल बेनिफिट के नाम से भी इस अवस्था को जाना था, यानी उसका बेनिफिट कहाँ होगा, उस बेनिफिट के आधार पे बच्चा जो है अपने नियमों कानूनों को बदल देता है, अपने आधार पे अपने इच्छा और अनिच्छा के आधार पे वो अपने नियमों को क्या करता है, वो बदलता है, और उसी आधार पे वो रास्ता वह ढूंढता है। इसमें व्यक्तिगत अधिकार, वहां पे यह व्यक्तिगत अधिकार जो है वहां पे देखे जाते हैं, बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट,
पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, पर्सनल हो गया, और वो व्यक्तिगत अधिकार क्या है, पर्सनल राइट क्या है और न्याय क्या है, उस पर वो जो है ज्यादा निर्धारित करता है। और साथ में यह क्या होता है, ये इंटरनल, या इंटरनल कंट्रोल रहता है, यानी उसको कंट्रोल कौन करेगा, तो व्यक्ति स्वयं करेगा। यहाँ पे इसकी इतनी विकसित हो जाती है, माइंड में इतना सब कुछ विकसित होता है कि वह सब कुछ अपने उसके सही और गलत में फर्क वो करने लगता है कि जरूरी है तो करेंगे, नहीं जरूरी तो नहीं करेंगे, नियम बना है तो क्या, नियम तो तोड़ा भी जा सकता है, नियम बना हुआ है तो नियम तो तोड़ा भी जा सकता है, तो वह अभी क्या जरूरी है उस हिसाब से कर लेंगे। भाई बना हुआ था तो बनाया था, जब जरूरत थी तो बनाया था, अब तोड़ दिया। ऐसे जो है लोग पर्सनल इंटरेस्ट के जरिए भी अपने नियमों को तोड़ देते हैं, तो तोड़ने की अवस्था जो है यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन भी यहाँ पे दिखता है कि एक दो के बीच में लोग हैं वो कॉपरेशन भी करते हैं, तो इस वाली अवस्था में कॉपरेशन की अवस्था, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन भी आता है, तो कॉपरेशन इसमें आता है। चलिए हम एक एक को समझ लेते हैं कि ये तो हो गया पूरा, ये पूरा इसमें और इसमें दोनों में दिखाई पड़ता है। अब एक एक की चर्चा कर लेते हैं, एक एक की चर्चा कर लेते हैं, एक एक में क्या दिखाई पड़ता है। एक एक में दिखाई पड़ता है पहली वाली अवस्था में सामाजिक जो है, अब इसको कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था। पांचवी वाली अवस्था को कहते हैं, इसके अंदर की जो अवस्था है उसे कहते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था। अब सामाजिक समझौता क्या है, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सोशल स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, चलो भाई आज हमने बनाया है हम तोड़ देते हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें होने लगता है। अब यहाँ पे बच्चा जो है अपना इंडिविजुअल राइट, इसमें इंडिविजुअल राइट क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसकी व्यक्तिगत अधिकार क्या है, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमको हमारे लिए बनाया गया है, ये नियम हमारे लिए बनाया गया और हम इसको मान रहे हैं, ये मान रहे हैं तो हमारा इंडिविजुअल राइट हमको चाहिए, तो उस पर डिमांड करता है। कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं कोई दे रहा तो आपको डिमांड करता है कि हमको ये चाहिए, तो आपको अपना इंडिविजुअल राइट बताता है। इंडिविजुअल राइट इस अवस्था में दिखता है, इस अवस्था में क्या है, इंडिविजुअल राइट दिखता है। और यहाँ पे वह यह समझने लगता है कि कोई भी नियम कानून जो है वह अधिकारों और उसके ऊपर भी हो सकता है, यानी किसी की इच्छा है अनिच्छा है, उसके ऊपर भी जो है उसकी इच्छा अनिच्छा वहां भी उसके ऊपर हो सकती है। कोई नियम कानून है, नियम कानून बना तो इसका मतलब नहीं कि नियम कानून तो बस इसी करें, इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी आज ये नियम कानून है, हो सकता है ये नियम कानून हमारे लिए भी नहीं फिट हो रहा है, तो हम इसके ऊपर भी हो सकते हैं। नियम कानून जरूरी है कि किसी के ऊपर आकर के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वह ये भी सोचने लगता है, उसके अंदर में सोच बिछली होती है कि जो है जो भी मूल्य सिद्धांत है, और मूल्य सिद्धांत में नियम तो बनाए गए बट कभी कभी इसके ऊपर भी जाया जा सकता है, तो उसको तोड़ने के लिए भी वह तैयार हो जाता है। यहाँ पे वह अपने आप को, अपने मूल्यों का वह संरक्षण भी करता है, यह सोचने की कोशिश करता है कि यह हमारे लिए कितना बेनिफिटेड है और कितना बेनिफिटेड नहीं है। इस अवस्था में बच्चा जो है वह ये सोचने लगता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है इस अवस्था में कि बच्चा यह सोचता है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जरूरी है या जरूरी नहीं है। यह इस समय पे हमको ये बात कही गई है करने के लिए, तो क्या हम ये करें या ना करें, ना करें तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या कह रहा है, तो वह परिस्थिति के आधार पे वह उसको कितना हद तक लेके जाएगा वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे परिस्थिति के आधार पे बच्चा नैतिकता का विकास करता है, परिस्थिति के आधार पर नैतिकता का विकास करना या डायलेमा को दूर करना, नैतिक दुविधा को दूर करना, तो इस अवस्था में यह दिखाई पड़ता है। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। जो छठवीं वाली अवस्था है, छठवीं वाली अवस्था को कहते हैं विवेक की अवस्था, या फिर इसे कहते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यानी यूनिवर्सल जो है राइट होता है, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है वह इसे जो है बहुत सोच समझ करके जो भी निर्णय लेता है, जो भी कार्य करता है, उसे बहुत सोच समझ करके कहता है इससे किसका सबका भला होगा, किसका नहीं भला होगा, यह जरूरी है या नहीं जरूरी है, वह उस पर वह जो जरूर वो है निर्णय लेता है। यानी यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग है वो लगभग वह बढ़ जाती है, वह समझ में आ जाता है बच्चे को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे विवेक की अवस्था कहते हैं, और सबसे ऊपर की अवस्था कहलाई जाती है, इसे विवेक की अवस्था कहते हैं।
विवेक की अवस्था। और यह जो भी नियम कानून है, वह नियम कानून कहता है कि यह नियम कानून यहाँ नहीं है, ये नियम कानून सबके लिए है, तो सब जगह पे हमको ये मानना है। जैसे साफ सफाई, साफ सफाई की बात करते हैं तो साफ सफाई खाली अपने घर में ही नहीं रखनी है, साफ सफाई सब चारों तरफ रखनी है। तो चारों तरफ रखनी है तो उसके अंदर में ये विकसित हो जाता है कि जहां भी रहिए वह साफ सफाई अपनी रखिए। तो जितने भी यूनिवर्सल नियम है उन नियम को मानने का बच्चे के अंदर में यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो यह इस तरह से सार्वभौमिक नीति सम्मतों को जो है वह उस पर वो चिंतन करने की अवस्था हो जाती है। यानी जितने भी सार्वभौमिक नियम है उससे उस पर वो चिंतन करने लगता है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो है प्रिंसिपल जितने होते हैं उस पर चिंतन कर लेता है। सार्वभौमिक सिद्धांत पर चिंतन करना बच्चा इस अवस्था में करने लगता है और उसको उसी हिसाब से बच्चा मानने लगता है। अब यह सबसे ऊंची अवस्था होती है, इसे सबसे टॉप लेवल की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बच्चे के अंदर में आ जाता है, नियंत्रण करता है और इसे सबसे टॉप लेवल की ऊंची अवस्था कहते हैं। सबसे ऊंची अवस्था इसको कहते हैं, सबसे ऊंची अवस्था कहते हैं। रखो इसको सबसे ऊंची अवस्था कहते हैं, इसको सबसे ऊंची अवस्था कहते हैं। तो ये थे जो है वो छठो अवस्थाएं वहल वर्ग की। मैंने आपको इसके पहले मैंने प्री कन्वेंशनल बताया, फिर कन्वेंशनल बताया, पोस्ट कन्वेंशनल बताया। पोस्ट कन्वेंशनल में खास आपको यह समझना है कि इन दोनों अवस्थाओं में क्या फर्क है, इस अवस्था में और इस अवस्था में इन दोनों में क्या फर्क है। तो पोस्ट कन्वेंशनल में इस वाली अवस्था में कहा जाता है कि बच्चे के अंदर में जो भी डायलेमास आते हैं, जो नियम कानून जो पीछे बने हुए थे, जो पांचवी अवस्था में जो नियम कानून जो बना हुआ था, उस नियम कानून को यहाँ मानता भी और नहीं भी मानता है। वह डिपेंड करता है सिचुएशन पर। इसको कभी कभी वो मानता भी है और नहीं भी मानता, कहता है कि यहाँ पे समझौता कर लेंगे ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर जरूरी है तो मान लेंगे, जरूरी है तो नहीं मानेंगे, जरूरी है तो मान लेंगे, जरूरी नहीं तो नहीं मानेंगे। जैसे वो बच्चा ट्रैफिक पे जा रहा है, तो ट्रैफिक पे जा रहा है, रास्ते पे जा रहा है, तो रास्ते पे वहां पे अगर सिग्नल लगा हुआ है तो सिग्नल लगा हुआ, पहले वह उसी सिग्नल को नहीं तोड़ता था, बट वह उसको लग रहा है कि ये सिग्नल हमको तोड़ देना चाहिए, तो सिग्नल उसने तोड़ दिया। वहीं पे जैसे मैंने आपको कोरोना का एक एग्जाम्पल बताया था, कोरोना में अगर कॉन्फ्लिक्ट आया तो उस अवस्था में किसको बचाना है, किसको बचाना है? अभी तो जरूरी है कि सभी का अधिकार है, चाहे वृद्ध हो चाहे वो जवान हो, दोनों को बचाना है, दोनों को बचाना। बट यहाँ पे जरूरी किसको है? जरूरी है इसको देना, तो पहले इसको दो भाई, बाद में जो होगा बाद में देख लेंगे। पहले पैसा भरना है, नहीं भरना हो बाद में भरेंगे, पहले तो बचाओ। यहाँ पे जैसे जैसे आप लोगों ने एक एग्जाम्पल में देखा होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या होता है कि वहां पे सबसे पहले हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में कहते हैं कि सबसे पहले आओ पर्ची भरो, पर्ची भरने के बाद फिर आपका दाखिला होगा। तो सबसे पहले पर्ची भरना, यहाँ तो भाई बच्चा जो जो मरीज है वो मरीज मर रहा है, एक्सीडेंट में उसका मरने की कंडीशन है, हम जब तक उसका पर्चा भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, फीस जमा करेंगे, जब तक उसको हम लेके जाएंगे तब तक तो मर जाएगा। पहले इसको एंट्री करो, लेके जाओ, आप पहले हॉस्पिटल में इसको लेके जाओ, बाद में हम बचाने की कोशिश करेंगे, बाद में जो है आपका पैसा उधर शुरू करो, हम इधर जो है वो सब प्रक्रिया करने लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों में समझौता भी किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये समझौता की अवस्था भी इसको कहते हैं, सामाजिक समझौता यहाँ पे बच्चा करता है। अब यहाँ पे क्या है, इससे थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है, इस अवस्था से बच्चा थोड़ा ऊपर पहुंच जाता है, तो समझौता भी करता है, साथ साथ में विवेक से काम भी लेता है। कोई बात नहीं, पेशेंस, ठीक है कोई बात नहीं, पेशेंस। जैसे लोग और जब मेच्योर हो जाते हैं तो मेच्योरिटी की अवस्था में बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लेते हैं, उतावले होकर के निर्णय नहीं लेते। तो कभी कभी जरूरत होती है तो उतावला भी हो जाता है, और कभी कभी जरूरत होती है तो बिल्कुल पेशेंस के हिसाब से काम। ओके कोई बात नहीं, आप कह रहे हो चलो 5 मिनट हम वेट करते हैं, तब तक ये काम करो, हम वहां लड़ेंगे नहीं, आपसे लड़ेंगे नहीं, हम यहाँ वेट कर रहे हैं, आप पेशेंट को लेके जाओ, आप काम कराओ, हम तब तक आपका फॉर्म भर रहे हैं। भाई एक आजा तू जाकर के फॉर्म भर, और मैं जाता हूँ इसको लेके। वैसे यहाँ पे व्यक्ति जो है वो समझौता भी साथ साथ में कर लेता है और साथ साथ में उसके अंदर में विवेक भी आ जाता है। तो ऐसे विवेक की अवस्था इस अवस्था में आती है और इसमें व्यक्ति के अंदर में समझौता की अवस्था आ जाती है। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, तो पहली वाली अवस्था में बच्चा जो है वह दंड और पुरस्कार के आधार में बच्चा करता है, और जो है वहां पे जो है दूसरी अवस्था वह भी वह करने लगता है। तो जो है पहली अवस्था में बच्चा जो दंड और पुरस्कार की भावना करता है, और फिर बच्चे के अंदर में अहंकार होता है कि हमको ये करना है, ईगो सेंट्रिज्म होता है कि जितना मैं करता हूँ, गिव एंड टेक और टिट फॉर टैट, ये भावना जो है उसके अंदर में आ जाती है। पहली वाली अवस्था में प्री कन्वेंशनल में जैसे बच्चा जो है वो कन्वेंशनल स्टेज में आता है, तो वहां पे भी दो अवस्थाएं आती है, वहां पे दो अवस्थाएं आती है, दो अवस्थाओं में क्या कहा जाता है, पहली वाली में कहता है अप्रिसिएशन, जितना अप्रिसिएशन मिलता है कि वह बॉयज और गर्ल्स वो जो है अपने को अपना लुक अच्छा और वह गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है। तो वहीं जो चौथी वाली अवस्था होती है, चौथी वाली अवस्था में कहा जाता है कि वह जितने भी सामाजिक नियम कानून है वो बच्चा बनाएगा, सामाजिक नियम कानूनों का
पालन करेगा, सारे लोग सामाजिक नियम कानूनों का पालन करेंगे। पर जब पांचवी अवस्था में आता है व्यक्ति, तो उसको सामाजिक नियम कानूनों का पालन भी करता है और जब जरूरत लगता है उसको तोड़ भी देता है, तो समझौता भी कर लेता है। इस अवस्था में आती है। जबकि छठवीं अवस्था जो है वो सबसे महत्वपूर्ण वाली अवस्था है, यहाँ पे बच्चा मेच्योर हो जाता है। तो मेच्योर जो है हो जाता है, तो उसी हिसाब से अपना नैतिक विकास और मोरल डायलेमास को दूर करता है। इस तरह से जो है वो 6 स्टेज, 3 स्टेज के 6 स्टेज जो है उन्होंने बनाए। किसके आधार पे? पियाजे के आधार पे। पियाजे के आधार पे, पियाजे के जो मोरल रियलिज्म है, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म, उसी के आधार पे उसी को इन्होंने जो आगे 3 भागों में बनाया कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्टेज को उन्होंने 2 भागों में बनाया, 2 भागों में बनाया। उस पहली वाली की अवस्था को जो है उन्होंने कहा कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट, और दूसरी अवस्था को उन्होंने कहा कि स्टेज ऑफ ईगो। तीसरी वाली अवस्था को उन्होंने कहा कि जो है वो लुक, मतलब अप्रिसिएशन, स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन। और जो चौथी वाली अवस्था थी उसको उन्होंने कहा कि स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट एंड सोशल सिस्टम। और जो पांचवी वाली अवस्था थी उसको कहा कि जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जो छठी वाली अवस्था थी उसको कहा उन्होंने स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो इस तरह से इन्होंने 6 स्टेजों को अलग अलग रूपों में बताया किसी अवस्था में मोरल डायलेमास को बच्चा कैसे अपनी मेच्योरिटी के आधार पे अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पे अपने आप को दूर करता है। तो ये पूरी अवस्थाएं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अब हम यहाँ से कुछ प्रश्न ले लेंगे आपके सामने, तो कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा हम आगे प्रश्न लेंगे।